नमस्कार साथियों, मैं सौरभ चतुर्वेदी दृष्टि के इस प्रतिष्ठित मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दृष्टि के विभिन्न केंद्रों पर गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की कक्षाएं लेता हूं और आज इस मौके पर हम यहाँ यूपीएससी 2021 में गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े जो प्रश्न आए हैं उनका एक्सप्लेनेशन लेकर, उनकी व्याख्या लेकर, उनका सिनॉप्सिस लेकर हाजिर हुए हैं। इससे शायद आपको ये जानकारी मिल सके कि किस तरीके के प्रश्न अभी आ रहे हैं और इन प्रश्नों को आधार बनाकर भविष्य में किस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम यहाँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2021 में गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा इनसे जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। आपको जानकारी होगी कि आपके सिलेबस में अलग से कहीं भी गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पेपर 2 और पेपर 4 से जुड़े कुछ अंश गवर्नेंस को दर्शाते हैं और आपके पेपर 3 में GS3 जो है, जिसमें इकोनॉमिक्स और टेक्नोलॉजी है, आखिरी के हिस्से में आंतरिक सुरक्षा के टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को डील करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि गवर्नेंस के अंतर्गत हम जनरली पारदर्शिता, जवाबदेहिता के मूल्यों को पढ़ते हैं और इनके संस्थागत आयामों में, इंस्टीट्यूशनल आयामों में हम RTI, सूचना का अधिकार, सिटीजन चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र या फिर ई गवर्नेंस, ई अभिशासन को पढ़ते हैं और इन सब को जोड़कर हम चाहें तो यहीं पर गुड गवर्नेंस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के अंतर्गत हम औपचारिक, अनौपचारिक संगठनों के बारे में यहां पर पढ़ते हैं और फिर औपचारिक के अंतर्गत हम संवैधानिक, वैधानिक, अर्ध न्यायिक यानी ट्रिब्यूनल और नियामकीय, रेगुलेटरी, इन संगठनों का अध्ययन हम यहां पर करते हैं। डेफिनेटली ये सारे संगठन औपचारिक के अंतर्गत आते हैं और अनौपचारिक के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज और इन्हीं के संदर्भ में NGOs, VOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन और दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, इनके बारे में हम यहां पर चर्चा करें। मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि किस हिस्से से इस बार प्रश्नों को पूछा गया है, जनरली प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक सिविल सर्विसेज वैल्यूज का क्षेत्र है जहां पर ये चीजें आती हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जहां पर इस तरीके के प्रश्न आते हैं और एक तीसरा हिस्सा लोकतंत्र में लोक सेवा की भूमिका को लेकर है और यहां पर जनरली सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, सिविल सेवा सुधार से जुड़े प्रश्न आते हैं। यदि आप इस बार देखें तो गवर्नेंस की मूलभूत वैल्यूज यानी पारदर्शिता, जवाबदेहिता को नैतिकता से जोड़कर एक प्रश्न आया है कि क्या कल्याणकारी राज्य में नैतिकता के अलावा भी कुछ अन्य चीजें हैं जो सतत विकास के लिए जरूरी हैं। बाकी दो प्रश्न आपके यहां से आए हैं, एक NGOs को लेकर और दूसरा दबाव समूहों को लेकर, लेकिन प्रश्न बहुत स्पेसिफिक हैं। NGOs की भूमिका या सिविल सोसाइटी की भूमिका उन्होंने पूछी है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, यानी वो काम जो सरकार करती है उस काम को ये वैकल्पिक रूप में कर सकते हैं कि नहीं। और दबाव समूह की भूमिका उन्होंने पूछी है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, लोक नीति निर्माण में, कि कैसे लोक नीति निर्माण में ये भूमिका निभाते हैं और इसमें विशेषकर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पर उन्होंने बात की है।
इसके अलावा वैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पर एक क्वेश्चन आया है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, उनकी संरचना, कार्य, उनकी मूल्यांकन को लेकर, तो वो भी गवर्नेंस के अंतर्गत ही आता है, इसको भी गवर्नेंस के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। और यही एक संवैधानिक संस्था के तौर पर हम यदि देखें, भले ही वो संवैधानिक ना हो, लेकिन दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम से वैधानिक संविधानेतर के बीच एक सीबीआई की भूमिका को लेकर प्रश्न आया। तो टेक्निकली यदि आप देखें तो ये एक बहुत छोटा सा सिलेबस, एक स्मॉल सिलेबस, जिसको जनरली क्लासेस के दौरान 8 से 10 क्लासेस में पढ़ा जा सकता है। कंटेंट के दौरान जहां मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 100 पेजेस पढ़ने हैं, वो लगभग 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट लेकर आता है। शायद इतने ही प्रश्नों के लिए हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स, मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि यहां गवर्नेंस में इनपुट बहुत कम है, आउटपुट बहुत ज्यादा है। आप 8 से 10 दिन की पढ़ाई कर 100+ अंकों की तैयारी कर सकते हैं, या लगभग 50 to 75 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं, और 100 बोल रहा था, 50 to 75 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं। और यहां पर यदि इसी से जुड़ा कोई ऐसे आ जाता, हालांकि अब तो ऐसे बहुत काल्पनिक रूप में आ रहे हैं, तो वो बहुत उपयोगी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि इस बार जितने भी प्रश्न आए हैं बहुत ट्रेडिशनल पैटर्न पर ही आए हैं। सीबीआई से जुड़ा प्रश्न एकमात्र ऐसा है जो सीबीआई के केंद्र राज्य संबंधों से जोड़कर, करंट को जोड़कर पूछा गया है। इसके अलावा यदि हम देखें तो प्रशासन में नैतिकता को लेकर, दबाव समूहों को लेकर, ह्यूमन राइट कमीशन को लेकर, एनजीओ को लेकर जो प्रश्न है वो परंपरागत प्रश्नों की ही श्रेणी में गिने जाएंगे। अब यदि हम गवर्नेंस से आगे आंतरिक सुरक्षा के सिलेबस पर बात करें, तो आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए होते हैं, उसमें हम विकास और उग्रवाद की बात करते हैं, और इसी संदर्भ में हम नक्सलवाद, आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद, उत्तर पूर्व में उग्रवाद, इन मुद्दों को भी लेकर चलते हैं। दूसरे हिस्से में हम सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियों की बात करते हैं। तीसरे हिस्से में हम सुरक्षा एजेंसियों की बात करते हैं। इन सुरक्षा एजेंसियों के अंतर्गत ही आप पॉलिटी के गवर्नेंस के जो क्वेश्चन है सीबीआई वाला, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जैसे बीएसएफ का ज्यूरिडिक्शन बदल रहा है, असम राइफल्स के मैनेजमेंट पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर बात हो रही है, पुलिस रिफॉर्म्स पर बात हो रही है, सब सुरक्षा एजेंसियों का हिस्सा है। सबसे इंपॉर्टेंट आईसीटी, सूचना संचार तकनीक से उभर रही सुरक्षा चिंताओं पर बात की जाती है, जिन्हें हम साइबर हमले वगैरह पर कहते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया, इसको अलग से एक टॉपिक के तौर पर दर्शाया जाता है, हालांकि ये सूचना संचार तकनीक से जुड़ा है कि इससे जुड़ी सुरक्षा चिंताएं कौन सी हैं। मूविंग अहेड, संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको हम कहते हैं, उसके अलग अलग रूप हैं, उनको आतंक से जोड़कर देखा जाता है, जिसमें नार्को टेरर, टेरर फंडिंग जैसे इश्यूज आते हैं। और इसी में एक रूप है धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग, तो धन शोधन के संदर्भ में प्रश्न आते हैं। इसके अलावा सुरक्षा चुनौतियों में राज्य गैर राज्य कारकों की भूमिका को लेकर भी आपके सिलेबस में प्रश्न आ सकते हैं। तो ये अलग अलग हिस्से हैं जो आपके सिलेबस में 5-7 टॉपिक दिए हुए हैं आंतरिक सुरक्षा के। अगेन ये वो टॉपिक हैं जो 10 से 12 क्लासेस में पूरे हो सकते हैं, घर में 8 से 10 दिन की पढ़ाई में पूरे हो सकते हैं, जहां मैक्सिमम लिटरेचर 100 पेजेस तक का हो सकता है, जहां टॉपिक्स की संख्या यदि आप गिनती में गिने तो लगभग 30 से 40 टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं।
और यहां पर आप फिर से 4 से 5 क्वेश्चन जो फिर 50 से 75 अंकों तक के हो सकते हैं, कमा सकते हैं। और इसीलिए ये डायनेमिक है, फिर इंटरव्यू वगैरह में जो उपयोगिता है वो अलग है। तो ये प्रश्न, ये जो खंड है, भले ही स्पेसिफिकली मेंशन ना हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार भी आंतरिक सुरक्षा से हमेशा की तरह 4 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर आया है, धन शोधन को लेकर। एक प्रश्न स्टेट नॉन स्टेट फैक्टर्स की भूमिका को लेकर आया है, ये भी करंट से जोड़ने की, मतलब यदि आपको जरूरत है तो जोड़ सकते हैं, अदरवाइज ये ट्रेडिशनल तरीके से ही इसे बोला जा सकता है। एक सूचना संचार तकनीक में साइबर अटैक या साइबर हमले, इसको लेकर है। और एक आतंकवाद के बदलते रूपों को लेकर है। तो यदि आप देखें तो ये 1 2 3 4 प्रश्न आए हैं। और ये शायद कभी कभी होता है कि आंतरिक सुरक्षा में आने वाले प्रश्नों का करंट से कोई डायरेक्ट लेना देना ना हो। तो मैं इस बार जो देख रहा हूं कि गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा दोनों में प्रश्नों की प्रकृति परंपरागत है। यदि आपके पास आधारभूत ज्ञान है अलग अलग खंडों का इन टॉपिक्स से जुड़े, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। कंटेम्प्रेरी नॉलेज बस यही काम आ सकता है कि जब आप इनका सोल्यूशन सुझाएं तो आप वर्तमान विकास को, करंट डेवलपमेंट को उसमें जोड़ सकते हैं। तो अब जैसा कि मैंने बतलाया कि ये दोनों मिलाकर यदि आप देखें तो आप 10 से 15 दिन में तैयारी करके लगभग 100 से 150 नंबर की तैयारी यहां से कर सकते हैं। इसलिए इन खंडों को ज्यादा महत्व दीजिए। इनकी किताबों के पीछे भागने की बजाय बेसिक कंसेप्ट्स को कहीं से भी तैयार कीजिए। और उसके बाद ये सुनिश्चित कीजिए कि जो भी करंट की किताबें हैं, ऑडियो वीडियो आर्टिकल्स हैं, दृष्टि के मैगजीन्स हैं, उनसे आप इसको रेगुलर अपडेट करते रहें। तो एक इंसाइट मैंने आपको दी है कि इन खंडों को कैसे तैयार करना चाहिए। इससे आगे अब एक एक करके 4 प्रश्न हमारे जो हैं वो इसके लूंगा आपके गवर्नेंस के, और 4 प्रश्न आंतरिक सुरक्षा के, और उनको हर क्वेश्चन को 8 से 10 मिनट में आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस में जो पहला प्रश्न आया है हम उस पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न अभी आपके स्क्रीन पर दिखाएंगे और फिर हम उसको एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पर है वो ये कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझाइए कि व्यावसायिक संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान देते हैं। आई विल रिपीट इट अगेन। सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यावसायिक संघ सार्वजनिक नीति में किस प्रकार योगदान देते हैं। Pressure groups plays a vital role in influencing public policy making in India. Here making word is identified. Explain how the business association contribute to public policy. तो जब भी आप कोई प्रश्न पढ़ें तो पहले हाईलाइट करने की कोशिश करें कि इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो यहां पर पहला वर्ड जो है वो है सार्वजनिक नीति, यदि आप देखें तो। दूसरा वर्ड जो है वो यहां पर है दबाव समूह, और तीसरा यहां व्यावसायिक संघों की भूमिका पर बात है, दैट इज प्रेशर ग्रुप्स की पर चर्चा है, फिर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग पर चर्चा है, और फिर बिजनेस एसोसिएशंस के रोल पर बात है। तो जैसे ही आप इस प्रश्न को पढ़ें आपके दिमाग में एक फॉर्मेट बन जाना चाहिए कि ये जो प्रश्न हमको 150 वर्ड्स में लिखना है, इसके इनिशियल 30 वर्ड्स में हम पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस को समझाएंगे, लोक नीति प्रक्रिया को समझाएंगे। फिर हम ये बताएंगे कि प्रेशर ग्रुप्स पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, लोक नीति निर्माण में कैसे भूमिका निभाते हैं। फिर हम तीसरे हिस्से में बताएंगे कि प्रेशर ग्रुप्स के अंतर्गत व्यावसायिक संघ किस तरीके से योगदान देते हैं। और फिर आखिरी हिस्से में हम ये बताने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए ये 50 वर्ड्स में लिया हमने, ये 50 वर्ड्स में लिया, तो आखिरी 20 to 30 वर्ड में ये बताएंगे कि इस संदर्भ में क्या सावधानी बरती जानी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोक नीति किसी वर्ग विशेष के पक्ष में बन जाए। तो इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आप ये बताएंगे कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना या लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता के लिए, फॉर द सक्सेस ऑफ
वेलफेयर स्टेट, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस का सफल होना बहुत जरूरी है। एक लोक कल्याणकारी राज्य की सफलता के लिए लोक नीति प्रक्रिया का सफल होना बहुत जरूरी है। यह लोक नीति प्रक्रिया 3 चरणों में दिखती है: लोक नीति का निर्माण, लोक नीति का क्रियान्वयन और लोक नीति का मूल्यांकन। इन तीनों ही स्तरों पर हम दबाव समूहों की भूमिका को देख सकते हैं, लेकिन इनकी प्रभावी भूमिका निर्माण के स्तर पर नजर आती है। इनकी प्रभावी भूमिका निर्माण के स्तर पर नजर आती है। तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया। अब अगले हिस्से में आप ये बताएंगे कि प्रेशर ग्रुप्स पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, लोक नीति बनाने में कैसे भूमिका निभा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, ये लोक नीति प्रक्रिया में नीति प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं। ये लोक नीति के अंतर्गत संसाधनों और सुविधाओं पर अपने दावों को प्रस्तुत करते हैं कि भाई हमारे लिए नीति बननी चाहिए, हमारा दावा पहले बनता है। ये नीति प्राथमिकता में स्थान पाने के लिए संघर्ष करते हैं कि बहुत सारी नीतियां सरकार को बनानी है, लेकिन पॉलिसी प्रायोरिटी में पहला मौका हमको मिलना चाहिए। ये वर्गीय या विशिष्ट हितों को अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये दबाव समूह जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसके विशेष हितों को ये सामने लाने की कोशिश करते हैं। ये लोक नीति प्रक्रिया में हिस्सेदारी के लिए अपना अनुभव, अपनी जांच, अपनी सूचना, देयर डेटा, देयर इंफॉर्मेशन, देयर एक्सपीरियंस, देयर इन्वेस्टिगेशन, यानी लोक नीति में अपनी भूमिका को या अपने आपको आगे लाने के लिए वो जितने भी तरीकों से योगदान दे सकते हैं, तो वो लोक नीति प्रक्रिया में सूचनाओं के माध्यम से, जांच के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से प्रभावी भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। वो ये प्रयास करते हैं कि सार्वजनिक हितों की अभिव्यक्ति में, यानी जब लोक नीति सभी के हित की बात कर रही है, सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय की लोक नीति के दर्शन में उनके हितों को, सार्वजनिक हितों में उनके वर्गीय हितों को स्थान मिले, इसका वो प्रयास करते हैं। इन बिंदुओं को एलैबोरेट करते हुए आप ये आसानी से बता सकते हैं कि इस तरीके से दबाव समूह लोक नीति प्रक्रिया में निर्माण में अपनी भूमिका। अब ये एक्सप्लेन करने के बाद थोड़ा आगे जाकर बोलिए कि प्रेशर ग्रुप्स की भूमिका सिर्फ नीति बनाने तक सीमित रखना उचित नहीं है, उसे नीति क्रियान्वयन में और नीति मूल्यांकन में भी साथ आना चाहिए। और क्रियान्वयन के दौरान यह सुनिश्चित होना चाहिए कि भले ही नीति उनके पक्ष में हो या ना हो, क्रियान्वयन के दौरान उनकी भूमिका 2 हो सकती है, या तो सहयोग की या विरोध की। यह कोशिश की जानी चाहिए कि उन्हें समझा बुझाकर उनकी भूमिका को सहयोग के रूप में रखा जाए, विरोध के रूप में ना रखा जाए। यदि नीतियां उनके पक्ष में नहीं भी हैं तो भी उन्हें आश्वासन दिया जाए कि भविष्य में नीति में आपको स्थान दिया जाएगा और इसीलिए आपको नीतियों का सहयोग करना चाहिए। मूल्यांकन के अंतर्गत यह प्रयास किया जाना चाहिए कि वो तटस्थ और वस्तुनिष्ठ राय के साथ सामने आए और पूरी स्पष्टता से, वस्तुनिष्ठता से ये बताएं कि नीति का लाभ पहुंचा है
उस वर्ग तक जिसके लिए नीति बनी थी या नहीं। तो नीति का यथार्थ मूल्यांकन, यथार्थवादी मूल्यांकन, तार्किक मूल्यांकन में भी उनकी भूमिका देखी जा सकती है। इसको आप 10-20 वर्ड में बताइए कि निर्माण से आगे भी उसकी भूमिका हो सकती है। अब जब आपने ये बता दिया तो आप इस हिस्से को 50 से 60 या 70 वर्ड तक भी ले जा सकते हैं। तो यहां आपके पास स्कोप 30 to 50 का हो जाएगा। और फिर आप ये कहिए अगले हिस्से में कि दबाव समूह अपने आप को कई रूपों में दर्शाते हैं। राजनीतिक दबाव समूह है, आर्थिक दबाव समूह है, सामाजिक दबाव समूह है। आर्थिक दबाव समूहों के अंतर्गत फिक्की है, एसोचेम है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हैं। इन्हें व्यावसायिक संघों के तौर पर देखा जाता है। ऑटोमोबाइल के अंतर्गत ग्रुप है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का समूह है, स्टील इंडस्ट्रीज से जुड़े ग्रुप्स हैं। तो हर आर्थिक क्षेत्र के अलग अलग लोग अपने व्यावसायिक संघों को बनाते हैं। तो आपको यह बताना है कि इसमें आर्थिक व्यावसायिक संघों में कुछ प्रमुख संघ फिक्की, सीआईआई, एचओएसएम जैसे हैं और इनके द्वारा विभिन्न तरीकों से लोक नीति निर्माण में अपने पक्ष को रखने का प्रयास किया जाता है। और इसके अंतर्गत पहला, वह औद्योगिक हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। पहला पॉइंट होगा औद्योगिक हित। दूसरा, वो औद्योगिक समस्याओं को अभिव्यक्त करते हैं। तीसरा, वो औद्योगिक परिदृश्य की समस्याओं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, अधोसंरचना वगैरह की बात आती है, इस पर अपनी राय प्रकट करते हैं। चौथा, वो सरकार की आर्थिक नीतियों, जिसके अंतर्गत मुख्यतः करारोपण नीति होती है, निवेश नीति होती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, इसके संदर्भ में नीति को अपने पक्ष में बदलने के लिए प्रयास करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन, शोध, अनुसंधान, नवाचार को कैसे बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में वो राय दे सकते हैं। वो ये बता सकते हैं कि कैसे कॉरपोरेट गवर्नेंस के विचार को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकता है। वो ये बता सकते हैं कि लोक निजी सहभागिता की मात्रा क्या होगी, उसका मॉडल क्या होगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल वो बता सकते हैं। वो ये भी बता सकते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल या डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, यानी स्थानीय, घरेलू और विदेशी संस्थाओं या बाजारों के बीच किस तरीके से संतुलन को स्थापित किया जा सकता है। वो विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से, समारोहों के माध्यम से जो अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लोक नीति निर्माण की प्रक्रिया में एक सहायक होती है। अंतिम हिस्से में आप ये कहेंगे कि जब दबाव समूहों के द्वारा या व्यावसायिक संघों के द्वारा, प्रोफेशनल ग्रुप्स के द्वारा लोक नीति निर्माण में सहायता ली जा रही है, तो कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए। जैसे किसी वर्ग विशेष के तुष्टीकरण का प्रयास ना किया जाए। ठीक, वोट बैंक की राजनीति के चलते या संकीर्ण राजनीति के चलते किसी को नीतिगत प्राथमिकता ना दी जाए। व्यावसायिक संघों के अंतर्गत याराना पूंजीवाद, क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रश्रय ना दिया जाए। मोनोपली, ओलिगोपली, एकाधिकार, अल्पाधिकार की प्रवृत्तियों को प्रश्रय ना दिया जाए। यदि इन सावधानियों का ध्यान रखते हुए लोक नीति प्रक्रिया में दबाव समूहों, विशेषकर व्यावसायिक संघों को शामिल किया जाता है, निवेशक हितों, उपभोक्ता हितों और राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा जाता है, तो लोक नीति प्रक्रिया प्रभावी होगी या लोक नीति प्रक्रिया में इनका योगदान प्रभावी होगा। इस ढंग से आप पहले क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो अभी जब प्रश्न आ जाता है, उसके बाद जब जवाब बताया जाता है तो नेचुरली बहुत बड़ा हो जाता है। जब वहां पर आप एक लिमिटेड टाइम में इसको लिखेंगे तो इतनी सारी बातों में से यदि आप 50% भी अपना लिख कर आए हैं या लिखते हैं तो आई थिंक दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उतने में भी ठीक ठाक आपको नंबर मिलने चाहिए, चयन लायक नंबर मिलने चाहिए। तो अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, गवर्नेंस के क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा प्रश्न जो गवर्नेंस के अंतर्गत आपकी स्क्रीन पर है, ये
गवर्नेंस से जुड़ा है या सोशल इश्यूज से जुड़ा है या दोनों को जोड़कर दिया गया है, इस ढंग से आप इसको बता सकते हैं। यहां पर लिखा है कि एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धरणीय विकास की महत्वपूर्ण शर्त है। एक कल्याणकारी राज्य में नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धरणीय विकास की आवश्यक शर्त है। Beside being the moral imperatives of welfare state, primary health structure is a necessary precondition for sustainable development analyze. Again, इस प्रश्न में आप सबसे पहला वर्ड जो देख रहे हैं वो है वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट में वो ये कह रहे हैं कि पहली चीज मॉरल इंपैरेटिव्स होने चाहिए, लेकिन मॉरल इंपैरेटिव्स से आगे प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहां पर वेलफेयर स्टेट के लिए नैतिक अनिवार्यता, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर, और जो लक्ष्य है वो है धरणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां पर फिर से जब आपका फॉर्मेट होगा तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले तो आपको 20 से 30 शब्दों में प्रश्न की मांग स्पष्ट करना चाहिए जब प्रश्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। दूसरे हिस्से में आपको प्रश्न के जो अलग अलग हिस्से हैं, जैसे पहला, कल्याणकारी राज्य में नैतिक अनिवार्यता क्या होती है, ठीक। दूसरा, कल्याणकारी राज्य में नैतिक अनिवार्यता के अलावा अन्य कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट, इन महत्वपूर्ण चीजों में प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर से क्या मतलब है और वो कैसे महत्वपूर्ण होता है। एंड लास्टली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत नैतिक अनिवार्यता और प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर के अलावा, नैतिक अनिवार्यता और प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर के अलावा और कौन कौन से लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब यदि आपने ये हिस्से बना लिए और 30 शब्द में एलैबोरेट कर दिया, तो ये चीजें क्वेश्चन पढ़ने के दौरान ही विद इन द फ्रैक्शन ऑफ व्हाट यू से 1 मिनट के अंदर आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बन जाना चाहिए, 1 से आधे मिनट में। अब इंट्रोड्यूस करना हो तो मैं जैसे कहूंगा कि 2012 में रियो सम्मेलन के अंतर्गत सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्यों से प्रतिस्थापित किया गया। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से बदला गया। इस दौरान 2030 तक ऐसे 17 लक्ष्यों की पहचान की गई जिससे हम सतत विकास की ओर आगे बढ़ सकें, या जिन्हें सतत विकास के लक्ष्य कहा गया। सतत विकास के इन लक्ष्यों में प्रथम शर्त तो नैतिक सुशासन ही था। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज मॉरल इंपैरेटिव। नैतिक सरकार थी जो सुशासन के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करे। लेकिन जब हम 17 लक्ष्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि शासन में नैतिकता से आगे कुछ अन्य लक्ष्यों को पाकर ही सतत विकास संभव है। ऐसा इंट्रोडक्शन देकर आप इसको एलैबोरेट करिए। फिर आप बताइए कि शासन में नैतिक अनिवार्यता तो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और जिसके अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सहभागिता, समानता, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इक्विटी, जस्टिस, संवेदनशीलता, अनुक्रियाशीलता, ऐसे आप 5 से 6 मॉरल वैल्यूज जो एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, इथिकल वैल्यूज जो एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, जो आपके पेपर 4 चैप्टर 3 के सिलेबस में है, आप बताइए कि इन मूल्यों की आवश्यकता होती है। और आपको बताना है कि इन मूल्यों से कल्याणकारी राज्य बनेगा।
तो यदि जगह है तो आप उन मूल्यों को थोड़ा एलैबोरेट कीजिए, वरना 8 से 10 मूल्यों का नाम दे दीजिए और ये बताइए कि पारदर्शिता, जवाबदेहिता, अनुक्रियाशीलता, संवेदनशीलता, समानता, सहभागिता, ये सब प्रशासन के नैतिक आधार हैं। और जब प्रशासन इन नैतिक मूल्यों पर कार्य करता है तभी वह सुशासन को सुनिश्चित करता है और सुशासन से ही कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त होता है। अब यहां जाने के बाद आप आगे बताइए कि प्रशासन की इस नैतिक अनिवार्यता को ही हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दर्शाया गया है। ये नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को पाने के लिए ही हैं। और इन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यदि हम आर्टिकल 42, आर्टिकल 47 को लें तो वो लोक स्वास्थ्य के महत्व को हाईलाइट करता है। आर्टिकल 42 में मातृत्व सुरक्षा की बात और 47 में पोषाहार और लोक स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ, ये दिखाता है कि कल्याणकारी राज्य के लिए राज्य को प्राथमिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के या लोक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जब आपने ये नैतिक अनिवार्यता और डीपीएसपी से जोड़कर नैतिकता को बता दिया तो फिर आपको यह बताना है कि यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना के संदर्भ में जो प्रमुख बिंदु ध्यान दिए जाते हैं वो ग्रामीण स्तर पर, ठीक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, प्रभावी टीकाकरण की व्यवस्था, जच्चा बच्चा केयर या जननी क्या कहेंगे हम, मातृत्व सुरक्षा की व्यवस्था, सुरक्षित प्रसव की व्यवस्था, प्रभावी टीकाकरण की व्यवस्था, ठीक, स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था, स्वास्थ्य अधोसंरचना की व्यवस्था इत्यादि से जुड़ता है। यदि ये व्यवस्था भौतिक रूप से उपलब्ध ना हो तो ई मेडिसिन के माध्यम से भी यदि ये व्यवस्थाएं की जाएं तो इसे प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना के अंतर्गत रखा जाएगा। जब आपने बता दिया कि प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना क्या है, इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट्स से लेकर प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर्स से लेकर ये सारी चीजें आपने बताई, तो आप बताइए कि यदि प्राइमरी हेल्थ केयर होगा तो वो कैसे वेलफेयर स्टेट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आएगा। तो आपको यह बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना मजबूत होने से हमें लॉन्गिविटी मिलेगी, यानी नागरिकों की औसत आयु में वृद्धि होगी और औसत आयु में वृद्धि होने से जो विकास होगा वो सतत होगा, वो उत्पादी होंगे, वो देश की अर्थव्यवस्था में, समाज में योगदान दे पाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना बेहतर होने से हम ये कह सकते हैं कि जो कर्मचारी रहेंगे या जो नागरिक रहेंगे, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड की तरफ जाएंगे, मानव संसाधन विकास, जनांकिकीय लाभांश को सुनिश्चित करेंगे और ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि हम सतत विकास या कल्याणकारी राज्य की ओर जाएंगे। तीसरे स्तर पर आप ये बता सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना आपको कौशल विकास, प्रभावी रोजगार से जोड़ेगी और ये उत्पादकता बढ़ाते हुए देश की अर्थव्यवस्था या समाज के लिए उपयोगी होगा। फिर आप ये बताइए कि प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना 3 स्तरों पर, एक डिप्राइव्ड, दूसरा वुमेन महिलाएं और तीसरा ग्रामीण क्षेत्र, इन तीनों के स्तर पर अधिक प्रभावी रूप से देने की जरूरत है। और यदि इन 3 स्तरों पर सशक्तिकरण होगा, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण और ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण, तब हम कल्याणकारी राज्य और सतत विकास की ओर बढ़ पाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना से ही हम गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आएंगे और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आकर हम सतत विकास के लक्ष्यों की ओर बढ़ पाएंगे। आखिरी हिस्से में आप ये बताइए कि सतत विकास के 17 लक्ष्यों में स्वास्थ्य एक केंद्रीय विषय है और स्वास्थ्य के अलावा स्वच्छता, पोषाहार, ठीक, क्लीन हाइजीन, सैनिटेशन, इनको भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। लेकिन इसके आगे बढ़कर, ठीक, सार्वभौमिक शिक्षा, भुखमरी से मुक्ति,
लैंगिक समानता, स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ पर्यावरण, संसाधनों की रक्षा, जल जंगल जमीन की रक्षा इत्यादि लक्ष्यों को प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य जो है वो सतत विकास का एक आधार हो सकता है, एकमात्र आधार नहीं हो सकता। अन्य आधारों से जोड़कर हम प्राथमिक स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास यदि हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में सतत विकास को प्राप्त करना आसान होगा। इस ढंग से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा करेंगे जो गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गवर्नेंस के संदर्भ में देखें तो सीबीआई नामक संस्था से जुड़ा है, जो ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है। और दूसरी तरफ यदि हम इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें तो ये सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा हुआ है। तो ये एक प्रश्न ऐसा है जिसको मैं ये कहूंगा कि ये गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है या दोनों के संदर्भ में आ सकता है। प्रश्न थोड़ा बहुत करंट से जुड़ा है। प्रश्न ये है कि एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने और जांच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठाते रहे हैं। यानी सीबीआई किसी राज्य की जांच करे, इस पर कई राज्यों को आपत्ति है। हालांकि सीबीआई जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोकने की शक्ति आत्यांतिक नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, सीबीआई जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोकने की शक्ति, यानी कई राज्यों ने अब सहमति को रोक दिया है, तो यह शक्ति आत्यांतिक नहीं है। भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में इसका विवेचन करें। और ये 250 शब्दों का प्रश्न है, तो इसमें एक बड़ा हिस्सा, मतलब अलग अलग हिस्सों को इसमें बांटकर इसको पूछा जाए। द जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल सीबीआई रिगार्डिंग लॉजिंग एफआईआर एंड कंडक्टिंग द प्रोब विद इन द पर्टिकुलर स्टेट इज बीइंग क्वेश्चनड बाय वेरियस स्टेट। यानी सीधी बात है, सीबीआई की भूमिका को लेकर राज्यों में सवाल उठते रहे हैं। हाउएवर द पावर ऑफ स्टेट टू विदहोल्ड द कंसेंट टू सीबीआई इज नॉट एब्सोल्यूट। यानी राज्य सीबीआई को जांच नहीं करने देंगे, ऐसी शक्ति राज्यों की असीमित नहीं है। मतलब राज्यों की शक्ति से परे भी सीबीआई कुछ कर सकता है। तो संघीय ढांचे के संदर्भ में, फेडरल स्ट्रक्चर के संदर्भ में हमको इसको बताना है। तो यहां पर आप सबसे पहले देखेंगे कि हमको सीबीआई के क्षेत्राधिकार पर बात करनी पड़ेगी कि भाई इसका जुरिडिक्शन है क्या और कैसा। क्षेत्राधिकार पर बात करने के बाद हमको राज्यों को के संदर्भ में जो सहमति का प्रश्न है उसको देखना पड़ेगा। और फिर हमको यह देखना पड़ेगा कि संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए इस संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत फिर शुरुआत में 20 से 30 शब्द हम ये बताते हुए कि प्रश्न में 3 हिस्सों पर बात की गई है। एक, सीबीआई से जुड़ी स्टेट्स की प्रॉब्लम, दूसरा स्टेट्स द्वारा अनुमति वापस लेना, और तीसरा संघीय भावना में सीबीआई की स्थिति। ये 3 चीजें प्रश्न में पूछी जा रही हैं, इसको हमको सरल करके एक्सप्रेस कर देना है। ये एक्सप्रेस करने के बाद हम बताएंगे कि सीबीआई का क्षेत्राधिकार जांच और एफआईआर के संदर्भ में क्या है, कैसा है। फिर इस क्षेत्राधिकार को राज्यों ने कैसे चुनौती दी है, हाउ दिस जुरिडिक्शन इज बीन क्वेश्चन्ड बाय स्टेट्स, कैसे उन्होंने, राज्यों ने इसको चुनौती दी है। फिर राज्यों द्वारा चुनौती देने के बाद न्यायपालिका ने इस संदर्भ में क्या राय अभिव्यक्त की है, आदर्श स्थिति क्या हो सकती है। ऐसे 4 से 5 हिस्सों में बांटकर आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते थे। इंट्रोडक्टरी तौर पर आप यह बता सकते हैं कि केंद्रीय सतर्कता या अन्वेषण ब्यूरो पिछले काफी समय से निरंतर विवादों में है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे केंद्रीय
या सरकार का तोता कहने के बाद वह अपनी प्रतिष्ठा और छवि की स्थापना को लेकर, ठीक, प्रतिष्ठा और छवि, आप ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जब से उसको तोता कहा है तब से वह अपनी प्रतिष्ठा और छवि की स्थापना को लेकर बहुत सजग है। लेकिन फिर भी चाहे शारदा चिटफंड मामला हो या फिर उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच का मामला, हमने ये देखा है कि राज्यों द्वारा सीबीआई की भूमिका को लेकर निरंतर सवाल उठाए जाते रहे हैं और राज्यों का यह मानना है कि केंद्र संघीय भावना के विपरीत सीबीआई का प्रयोग अपने एजेंट के रूप में करते हुए अपने राजनीतिक हितों को साधने का प्रयास करता। इस संदर्भ में सीबीआई के क्षेत्राधिकार का मूल्यांकन जरूरी है। ऐसा इंट्रोड्यूस करने के बाद आप ये बताएंगे कि यदि हम सीबीआई के क्षेत्राधिकार की बात करें तो सीबीआई का क्षेत्राधिकार जो है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946, दिल्ली विशेष पुलिस, ठीक, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946, इस कानून के माध्यम से सीबीआई को एफआईआर या जांच का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है और इसी कानून के सेक्शन 6 के अंतर्गत यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि सीबीआई का क्षेत्राधिकार केंद्रीय विभागों और केंद्रीय संस्थाओं तक सीमित है। राज्य के संदर्भ में जांच करने से पहले उन्हें राज्यों से सहमति लिया जाना आवश्यक है। हालांकि सेक्शन 5 में क्षेत्राधिकार के विस्तार की बात की गई है, लेकिन इस संदर्भ में अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो यदि हम सेक्शन 6 के अनुरूप बात करें तो सीबीआई को राज्यों की सहमति लेना जरूरी है। यहां पर राज्यों की सहमति के दो रूप बताए गए हैं, एक सामान्य सहमति जनरल कंसेंट और एक विशेष सहमति स्पेशल कंसेंट। सामान्य सहमति जो संभवतः सभी राज्यों द्वारा इसलिए दी जाती है ताकि सामान्य मामलों में बार बार राज्य सरकार के पास सीबीआई को आवेदन ना देना पड़े और जांच प्रभावित ना हो, इसलिए सामान्य सहमति के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारी जो राज्य में काम करते हैं कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले, सामान्य प्रशासन से जुड़े मामलों में अधिकार दिया गया है और सामान्यतः अधिकांश राज्य अधिकार सामान्य सहमति देते हैं ताकि सामान्य मामलों में जांच प्रभावित ना हो। विशेष अनुमति उन विशेष केसों के संदर्भ में दी जाती है जो समय समय पर ऐसा राज्य सरकार को प्रतीत हो कि इसकी जांच सीबीआई से करवाए जाने की जरूरत है। अब यहां हाल ही के दिनों में क्या हुआ है कि 2018 के बाद से या 2015 में सबसे पहले मिजोरम ने ऐसा किया था कि बाद से 2021 तक लगभग 8 राज्यों ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली है, जिसका परिणाम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लगभग 150 प्लस अनुमति की याचिकाएं लंबित पड़ी हुई हैं और सीबीआई का क्षेत्राधिकार प्रभावित हो रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं चिंता जताई है। सामान्य सहमति वापस लेने का मतलब यह है कि अब किसी भी केस में, सामान्य केसेस में भी, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में भी यदि सीबीआई को जांच करना है तो उसे विशेष अनुमति या विशेष सहमति से गुजरना होगा। तो मिजोरम से शुरू होकर महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरल और छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 8 राज्य आप चाहें तो देख लीजिएगा, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, केरल, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन 8 राज्यों ने अलग अलग समय पर सामान्य समिति या जनरल कंसेंट विथहोल्ड की है और इसके कारण इन राज्यों में सीबीआई का क्षेत्राधिकार सीमित हुआ है। क्षेत्राधिकार पर प्रश्न उठाए गए हैं। इन राज्यों का यह आरोप है कि सीबीआई जांच के नाम पर उनके राज्य के जो प्रभावी अधिकारी हैं उन्हें परेशान करने का प्रयास किया जाता है, राज्य सरकारों को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है या राज्य के उन कर्मचारियों को जो राज्य सरकार के साथ अच्छे से काम कर रहे हैं प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाता है। पॉलिटिकल वेंडेटा या राजनीतिक दुराभाव से राजनीतिक बदला लेने के लिए सीबीआई का प्रयोग किया जाता है।
पश्चिम बंगाल के डीजीपी के संदर्भ में और कुछ अधिकारियों के संदर्भ में पिछले कुछ वर्षों में जो मामले हुए हैं वो इस बात का प्रमाण है। इसके अलावा कई राज्यों में उनके प्रिय अधिकारियों को जब केंद्र को भेजने से मना किया गया तो इस तरीके के मामले सामने आए, जिसके कारण सामान्य सहमति विथहोल्ड करने की स्थिति बार बार दिखाई देने लगी। लेकिन यहां जो अगला हिस्सा है जो ये कह रहा है कि सामान्य सहमति यदि रोक भी दी जाती है तो क्या उन राज्यों में सीबीआई का क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा? इस संदर्भ में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने विनय मिश्रा वर्सेस सीबीआई में यह स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकारों ने सहमति वापस भी ले ली है, यदि राज्य सरकारों में सहमति वापस भी ले ली है तो सामान्य भ्रष्टाचार रिश्वत से जुड़े मामलों में सीबीआई को जांच करने से रोका जाना नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार के मामलों को पूरे देश में एक ही तरीके से जांचा जाना चाहिए। तो यदि हम कलकत्ता हाईकोर्ट के इस निर्णय को आधार बनाकर देखें तो सीबीआई को सामान्य सहमति वापस लेने के बाद भी जांच का अधिकार दिखता है। दूसरी स्थिति में यह भी कहा गया है कि यदि किसी अन्य राज्य में केस दर्ज करके फिर उस राज्य की लोकल कोर्ट से, किसी अन्य राज्य में केस दर्ज करके फिर उस राज्य की लोकल कोर्ट से वारंट लेकर यदि सीबीआई जांच करना चाहे तो वो कर सकती है। तीसरा, पुराने जो दर्ज मामले हैं, जो ओल्ड मामले पहले से चल रहे थे सामान्य सहमति वापस लेने से पहले के, उन मामलों में सीबीआई की जांच की स्थिति निरंतर रहेगी। तो कुल मिलाकर ये आत्यांतिक नहीं है, ये इन तीन बातों से स्पष्ट होता है, चाहे कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय हो, चाहे राज्य के बाहर मामले दर्ज करवाकर फिर जांच करने की स्थिति हो, या पुराने मामलों में जांच की स्थिति हो। हां, भविष्य में नए मामलों में सामान्य सहमति ना होने पर क्या स्थिति होगी, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जब गया, या कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन किया गया, तो अभी हाल ही में 2 नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने यह निर्णय दिया है कि सामान्य सहमति होने के बाद भी कई स्थितियों में विशेष सहमति की जरूरत पड़ सकती है। पॉइंट 1। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक डिसीजन था, या उत्तर प्रदेश का एक मामला था। उत्तर प्रदेश में तो सामान्य सहमति है क्योंकि वहां बीजेपी सरकार है, तो वहां सामान्य सहमति होने के बावजूद 2 अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का जब मामला चल रहा था तो अधिकारियों ने यह अपील की कि यह सामान्य सहमति के अंतर्गत जांच नहीं हो सकती, विशेष सहमति होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि सामान्य सहमति होने पर भी कुछ मामलों में विशेष सहमति की जरूरत हो सकती है। तो यहां पर जब उन्होंने ये माना है कि विशेष सहमति की जरूरत हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं फिर से राज्यों के एकाधिकार को या राज्यों के अधिकार को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो निष्कर्ष तौर पर आप यही कह सकते हैं कि यदि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान निर्णय को संज्ञान में लिया जाए तो भविष्य में राज्यों में सीबीआई का क्षेत्राधिकार, चाहे वो जांच या एफआईआर से जुड़ा हो, वो निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। कोर्ट ने यह भी माना है कि इससे संघीय भावना का उल्लंघन होता है यदि सीबीआई राज्य की अनुमति के बिना जाए। मतलब कोर्ट कहीं ना कहीं ये चाहती है कि फेडरल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर राज्यों को साथ में लेकर ही सीबीआई जांच करे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के आलोक में जो संभावित सुधार है वो यही होना चाहिए कि पहला, केंद्र को सीबीआई की भूमिका को लेकर जो अनिश्चय और अविश्वास की स्थिति है उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सीबीआई को अधिक स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए। सीबीआई की नियुक्ति कार्यकारण में केंद्र सरकार की भूमिका को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस बारे में प्रयास करना चाहिए। यह भी कोशिश की जानी चाहिए कि सीबीआई के अंतर्गत केंद्र सरकार जो मामलों को तय करने में केंद्र सरकार का दखल कम से कम हो, और यदि मामले तय हों तो केंद्र और राज्य की सहमति पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर यदि हम चलते हैं तो भविष्य में सीबीआई की भूमिका संघीय भावना के अनुरूप होगी। यानी निष्कर्ष वाले हिस्से में आप सीबीआई में 2-4 रिफॉर्म्स सुझा सकते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है जिसके अंतर्गत हम गवर्नेंस से जुड़े प्रश्न या गवर्नेंस इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।
तो हमारा चौथा प्रश्न जो कहता है कि क्या नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन आम नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं। इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना करें। मतलब वहां ये कहना चाह रहा है कि सिविल सोसाइटी जिसको एनजीओ के थ्रू हम देखते हैं, क्या वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी यानी जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सरकारी योजनाओं का लाभ, ये जो है इनको सरकार देने की बजाय सिविल सोसाइटी दे, क्या ऐसा हो सकता है? और यदि ऐसा होगा तो इसमें कौन सी चुनौतियां होंगी? कैन सिविल सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट कॉमन सिटीजन एंड डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ दिस अल्टरनेटिव मॉडल। तो यहां पर आपको सबसे पहला हिस्सा यह ध्यान रखना है कि सिविल सोसाइटी जिसके अंतर्गत एनजीओ प्रमुख होते हैं, इनके संदर्भ में बात है। दूसरी बात, एक अल्टरनेटिव मॉडल की बात है, काहे के लिए? लोक सेवा प्रदायगी, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए। ठीक, और फिर यदि ऐसा करते हैं तो चैलेंजेस क्या होंगे? तो सबसे पहली बात, इस प्रश्न में आप सिविल सोसाइटी का अर्थ और उसकी वैकल्पिक भूमिका ये शुरुआत में आप बता देंगे। इसके बाद आप दूसरे हिस्से में आएंगे और बताएंगे कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या होती है, लोक सेवा प्रदायगी क्या होती है, और लोक सेवा प्रदायगी में सिविल सोसाइटी कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है या कैसी भूमिका निभा सकती है। तो सिविल से पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कैसे भूमिका निभाएगी, ये एक मेजर हिस्सा होगा जहां पर आपको बात करनी है वो वैकल्पिक प्रतिमान कैसे बनेगी। ठीक, तीसरे हिस्से में आपको बताना है कि वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के अलावा और भी बहुत सारी पॉजिटिव भूमिकाओं को निभा सकती है और भी अन्य रोल को निभा सकती है सिविल सोसाइटी। और फिर वो जब इन रोल्स को निभाती है तो इसमें चुनौतियां क्या होंगी और इन चुनौतियों को दूर करने के लिए आप कौन कौन से सुझाव देना चाहेंगे, इन चैलेंजेस को आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इस संदर्भ में प्रश्न आ सकता है। तो यदि हम पहले हिस्से पर बात करें तो हम ये कहेंगे कि एंटोनियो ग्राम्सी नामक विद्वान ने कहा था कि राज्य दो तत्वों से मिलकर बनता है, बल और सहमति। यदि सरकार बल का प्रतीक है तो सिविल सोसाइटी सहमति का, और इसीलिए शासन के ट्रिनिटी प्रतिमान में सरकार और बाजार के साथ सिविल सोसाइटी को वैकल्पिक भूमिका दी जानी चाहिए। यदि राज्य बल का प्रतीक है तो सिविल सोसाइटी सहमति का, और इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य में जो हम शासन का ट्रिनिटी मॉडल लाते हैं, उस ट्रिनिटी मॉडल में राज्य और सरकार और बाजार के साथ तीसरे विकल्प के तौर पर सिविल सोसाइटी को भूमिका दी जानी चाहिए। यहां सिविल सोसाइटी अपने आप को एनजीओ, गैर सरकारी संगठन, वीओ, स्वयंसेवी संगठन, हित समूह, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक, सहकारिता समूह, कोऑपरेटिव ग्रुप्स इत्यादि के तौर पर अभिव्यक्त कर सकती है। और ये इन रूपों में कहीं ना कहीं राज्य और जनता या सरकार और जनता के बीच सेतु के तौर पर काम कर सकती है। और यदि यह सेतु के तौर पर काम कर सकती है तो निश्चित तौर पर लोक सेवा प्रदायगी में वैकल्पिक भूमिका के रूप में सामने आ सकती है। ऐसे 40 से 50 शब्दों में आप इन दोनों हिस्सों को बता सकते हैं। जब आपने ये बताया तो फिर आप बताएंगे कि सिविल सोसाइटी लोक सेवा प्रदायगी के अंतर्गत कैसे काम करेगी। तो लोक सेवा प्रदायगी से तात्पर्य है सरकार द्वारा दी जाने वाली वो सभी सेवाएं जो जनता तक पहुंचती हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, आवास इत्यादि शामिल हैं, और ये विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार तक पहुंचता है। तो यदि लोक सेवा प्रदायगी में सिविल सोसाइटी को भूमिका निभानी है तो सबसे पहले वो लोक नीति प्रक्रिया में भूमिका निभाएगी, जिसके अंतर्गत वह
पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में लक्ष्य समूह की पहचान करेगी कि किसको लाभ देना है। पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूशन में वह जनता का सहयोग प्राप्त करने में मदद करेगी। और पब्लिक पॉलिसी इवैल्यूएशन में वह सोशल ऑडिट जैसे उपायों के साथ आगे बढ़कर जनता की भावनाओं को सामने लाने का प्रयास करेगी। तो लोक नीति प्रक्रिया से जुड़कर सिविल सोसाइटी लोक सेवा प्रदायगी से प्रभावी रूप से जुड़ सकती है। इसके अलावा लोक सेवा प्रदायगी में हम सिविल सोसाइटी को सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए सीधे प्रयोग में ला सकते हैं। हम सिविल सोसाइटी के अलग अलग अंगों के जो वॉलंटियर्स हैं, इन वॉलंटियर का प्रयोग हम कहीं ना कहीं ठीक सरकारी क्या कहेंगे शून्य प्रशासनिक शून्यता को भरने के लिए कर सकते हैं। तो जहां पर प्रशासनिक तंत्र में लोगों की कमी है, जहां पर ऐसा लगता है कि प्रशासन की पहुंच नहीं है, तो इन वॉलंटियर्स के माध्यम से हम लक्षित वर्ग तक अंत्योदय सुनिश्चित करने में, दूरस्थ क्षेत्रों तक सेवाओं का लाभ पहुंचाने में सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम काम कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी एक बड़े क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का नेटवर्क बनाने में सहायता कर सकती है। नेक्स्ट, सिविल सोसाइटी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकारी योजना कार्यक्रम के प्रदर्शन के मूल्यांकन को भी दर्शा सकती हैं। अगला, जब हम सिविल सोसाइटी के माध्यम से सेवा प्रदायगी करते हैं तो भ्रष्टाचार नियंत्रित होता है, पारदर्शिता जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। जैसे छत्तीसगढ़ की पीडीएस प्रणाली में राशन की दुकानों का संचालन महिला स्व सहायता समूहों को दिया गया है और महिला स्व सहायता समूहों को देकर हमने वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया है कि एक व्यक्ति के बजाय एक समूह रहे ताकि भ्रष्टाचार ना हो, जवाबदेही। तो पारदर्शिता जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने के लिए भी ये उपयोगी हो सकते हैं। सरकारी तंत्र कई बार 24/7 365 काम नहीं करता, वो 10 से 5 काम करता है, 5 दिन काम करता है। लेकिन सिविल सोसाइटी जो है उसके माध्यम से हम सरकारी सेवाओं को 24/7 365 सुनिश्चित कर सकते हैं। सिविल सोसाइटी के माध्यम से हम लोक सेवाओं को या लोक सेवाओं की प्रदायगी को प्रशासन आपके द्वार की भावना के साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रशासनिक शून्यता, प्रशासनिक दूरी को कम कर सकते हैं। लोक सेवाओं को पहुंचाने में सबसे बड़ी समस्या 3 स्तरों पर दिखती है। एक, समय बद्धता, दूसरा गुणवत्ता और तीसरा मूल्य। तीनों ही स्तरों पर हम ये कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी या एनजीओ को यदि हम साथ लें तो इन तीनों चीजों को प्रभावी तौर पर सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट, रॉबर्ट पुटनर ने अपनी किताब सोशल कैपिटल में लिखा है कि सिविल सोसाइटी या एनजीओ सामाजिक पूंजी निर्माण का साधन है और यदि ये सामाजिक पूंजी निर्माण के रूप में सामने आते हैं तो इससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा और यदि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा तो ये कहीं ना कहीं जनता का सशक्तिकरण होगा और जिस जनता का सशक्तिकरण होगा वो सरकारी सेवाओं को लेकर अपने अधिकारों को अपने को बेहतर तरीके से समझ पाएगी, सेवाओं की बेहतर तरीके से मांग कर पाएगी और इस तरीके से भी आप ये कह सकते हैं कि सिविल सोसाइटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन सिविल सोसाइटी को सिर्फ पब्लिक सर्विस डिलीवरी तक सीमित करना उचित नहीं है। सिविल सोसाइटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी से आगे भी बहुत कुछ है। यह आप ये कह सकते हैं जन भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए काम आती है, ये सरकार की आलोचना के लिए काम आती है, ये लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर काम आती है, ये मानवाधिकारों के रक्षक के तौर पर काम आती है, ये वंचितों के संरक्षक के तौर पर काम आती है। तो ऐसी 4-5 भूमिकाएं और बताइए कि सिविल सोसाइटी और कौन कौन से काम करती है और फिर इसको थोड़ा सा बताकर ये बताइए कि यदि हम सिविल सोसाइटी को सरकार के सहायक के तौर पर लें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि हम इसे सरकार का विकल्प बना देंगे तो हम कहीं ना कहीं एंड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही के अंत
कि जैसे विचारों की तरफ जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में प्रशासन का विकल्प होकर जब सिविल सोसाइटी काम करेगी तो फिर सिविल सोसाइटी के अंतर्गत भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की समस्याएं देखी गई हैं, भाई भतीजावाद की समस्या देखी गई है। सिविल सोसाइटी या एनजीओस के संदर्भ में यह भय है कि वो कहीं ना कहीं सामाजिक हितों के साथ, राष्ट्रीय हितों के, सोशल इंटरेस्ट के साथ, नेशनल इंटरेस्ट के साथ, राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता ना कर ले। ठीक, हाल ही में एनजीओस के माध्यम से जो फॉरेन फंडिंग के मामले हैं, इनको देखकर यह लगता है कि कहीं ये देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए, एकता और अखंडता के लिए खतरा ना बन जाए। यह चिंता भी देखी गई है कि क्या सिविल सोसाइटी सस्टेनेबल एंड कंटिन्यूअस, यानी सतत और निरंतर सेवा प्रदायगी का विकल्प हो सकती हैं। क्या इनमें इतनी स्थिरता हो सकती है कि ये लंबे समय तक सरकार के विकल्प के तौर पर काम करें। यह भी कहा जा रहा है कि क्या सिविल सोसाइटी किसी वर्गीय हितों से प्रभावित होकर सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के विचार तक जा पाएगी, इस बारे में भी चिंता है। सिविल सोसाइटी पर अभिजात्य वर्ग से जुड़ने का, याराना पूंजीवाद का, क्रोनी कैपिटलिज्म का, मनी लॉन्ड्रिंग का, धन शोधन का ठीक आरोप लगता रहा है। तो ऐसे में क्या उसे सरकार के विकल्प के तौर पर लाया जा सकता है? क्या वास्तव में वो वंचितों की संरक्षक, लोकतंत्र की रक्षक के तौर पर काम कर पाएगी? तो इन सारे मुद्दों को लेकर सिविल सोसाइटी के संदर्भ में एक चिंता सदैव बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। यदि आप वास्तव में सिविल सोसाइटी को सरकार के वैकल्पिक प्रतिमान के तौर पर देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उन क्षेत्रों को तय करना पड़ेगा जहां पर वो शासन का विकल्प हो सकती है, और यहां सेवा प्रदायगी के क्षेत्र में जरूर उसे प्रभावी विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है, और प्रशासन फिर अपना ध्यान और गंभीर विषयों पर, जैसे नीति निर्माण इत्यादि पर लगा सकता है। लेकिन यहां पर अभी सिविल सोसाइटी इतनी परिपक्व नहीं है कि उसे पूर्ण विकल्प बनाया जाए, और इसीलिए हमें सिविल सोसाइटी को भूमिकाएं देने के साथ साथ प्रशासनिक सुधार की दिशा में भी काम करना पड़ेगा। प्रशासनिक तंत्र यानी सरकार भी प्रभावी हो और सिविल सोसाइटी भी प्रभावी हो, और ट्रिनिटी मॉडल पर सरकार, बाजार और सिविल सोसाइटी मिलकर पब्लिक सर्विस डिलीवरी की दिशा में आगे बढ़ें। यही आगे कुछ वर्षों की हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो इस तरीके से गवर्नेंस से जुड़े जो चारों प्रश्न हैं, उनको हम यहां पर देखते हैं। अब हम एक एक करके आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े जो प्रश्न होंगे उन पर चर्चा करेंगे। तो इंटरनल सिक्योरिटी में जो पहला प्रश्न जो आया है वो जुड़ा हुआ है कि चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए गए उपायों को समझाइए। तो ये बहुत बेसिक प्रश्न है, जहां पर आप यदि देखें तो पहला हिस्सा है ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन से मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बढ़ रही है, और दूसरा आपको नेशनल एफर्ट्स और इंटरनेशनल एफर्ट्स, इन दोनों को बताना है। तो आप इस आंसर को मान लीजिए 150 वर्ड्स में है, तो दो हिस्सों में बांट दीजिए कि आधे हिस्से में आपको टेक्नोलॉजीज और ग्लोबलाइजेशन से मनी लॉन्ड्रिंग समझानी है, और उसके बाद उसके ग्लोबल एफर्ट्स और नेशनल एफर्ट्स की तरफ जाना है। तो जो आप फॉर्मेट देखेंगे उसके शुरुआती हिस्से में आप मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ, प्रभाव और विस्तार का उल्लेख करें। दूसरे हिस्से में ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजीज में विशेषकर होगा सूचना संचार तकनीक, ये किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान देते हैं, इस संदर्भ में आपको बात करनी है। तीसरे हिस्से में यदि आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि इनके अलावा भी कुछ तरीके हैं जिनसे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है, जिसके दुष्प्रभाव
हमारे सामने आ रहे हैं। जब आप दुष्प्रभाव यानी इल इफेक्ट बताएंगे तो फिर आपको राष्ट्रीय प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इन दोनों के संदर्भ में बात करते हुए यदि आप चाहें तो कुछ अतिरिक्त सुझाव दे सकते हैं। ठीक, तो शुरुआती दौर में आप यही कह सकते हैं कि धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि एक आर्थिक अपराध के तौर पर है, वर्तमान समय में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बनकर उभर रहा है। यह मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में आपराधिक या अवैध धन को विभिन्न चरणों में वैध धन में बदलकर अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाता है और ऐसी स्थिति में यह धन अर्थव्यवस्था में आने वाली समस्याओं के साथ टेरर फंडिंग और अन्य रूपों में देश की सुरक्षा के लिए भी नुकसान कर सकता है। और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग रूपी संगठित अपराध को, जो इस समय ड्रग एंड आर्म्स ट्रैफिकिंग के साथ सबसे बड़ा संगठित अपराध है, रोकने की जरूरत है। दूसरे हिस्से में आप ये बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया जो 3 चरण में होती है, एक प्लेसमेंट या प्रवेश, दूसरा लेयरिंग या हम इसको कहेंगे परतीकरण, और तीसरा इंटीग्रेशन या एकीकरण। इन तीनों चरणों में हम उभरती तकनीकें और ग्लोबलाइजेशन के कारण मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ते हुए देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन और उभरती तकनीकें मनी लॉन्ड्रिंग को किस प्रकार बढ़ा रही हैं, इसके उदाहरण के तौर पर आप बताएंगे कि अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में धन का अबाध प्रवाह है, फ्री फ्लो ऑफ मनी, और ये अबाध प्रवाह अब सूचना संचार तकनीक के माध्यम से, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग जैसे तरीकों से अब बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। दूसरा, बाजारों के एकीकरण के साथ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उभरने के साथ इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये दोनों ग्लोबलाइजेशन के कारण हैं और इसके कारण एक देश से दूसरे देश में धन को पहुंचाना, लाना, ले जाना आसान हो गया है और इसलिए भी मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है। तीसरा, ग्लोबलाइजेशन के दौर में मनी मार्केट की संस्थाएं जैसे बैंक्स और कैपिटल मार्केट की संस्थाएं जैसे शेयर मार्केट, तो मुद्रा बाजार की संस्थाओं में, पूंजी बाजार की संस्थाओं में अनियमितताओं की संभावनाएं ज्यादा हो गई हैं क्योंकि ये संस्थाएं अब ज्यादा फ्रिजाइल हो गई हैं, ज्यादा नाजुक हो गई हैं और इससे भी मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम ये देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार बढ़ा है और इस एकाधिकार के बढ़ने के साथ साथ याराना पूंजीवाद बढ़ा है और ये याराना पूंजीवाद, एकाधिकार कहीं ना कहीं काले धन को जन्म देता है, अवैध धन को जन्म देता है, जिसके लॉन्ड्रिंग की जरूरत पड़ती है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके जैसे शेल कंपनीज, बेनामी कंपनियां होती हैं, या फिर राउंड ट्रिपिंग, पैसे को घुमाना होता है, हवाला कारोबार होता है, ये सारी चीजें बड़े पैमाने पर हो रही हैं और इसके कारण भी मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है। आप ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था जो है, इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में अब फाइंडिंग, फ्रीजिंग और फोरफिटिंग, ये 3 शब्द होते हैं, यानी अवैध धन को खोजना, अवैध धन को रोकना और अवैध धन को क्या कहेंगे, पकड़ना। तो हमने कहा फाइंडिंग, फ्रीजिंग एंड फोरफिटिंग इन ऑफ क्रिमिनल मनी जो है वो अब करंट फाइनेंशियल सिस्टम में, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में जो आईटी बेस्ड सिस्टम है, कठिन हो गया है और इसके कारण भी मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है। अब बहुत सारे लोग अपने अवैध धन का निवेश डार्क वेब के माध्यम से, क्रिप्टो करेंसीज या डिजिटल मुद्रा के माध्यम से, जो कई देशों में मान्य नहीं है, यूज कर रहे हैं और अपने पैसे को बाहर भेज रहे हैं। तो इस तरीके से भी मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ रही है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में अब स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग बहुत आसान हो गई है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, आर्म्स ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग हो, नकली मुद्रा का प्रसार हो, ये सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन के दौर में आसान हुई हैं
और इससे भी मनी लॉन्ड्रिंग कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग को संपन्न करने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत गैम्बलिंग को हम लेते हैं, शेल कंपनीज को हम लेते हैं, रियल एस्टेट को हम लेते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि तकनीक और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ही सामने आई हैं। ये सारी चीजें बताने के बाद आप ये भी बता सकते हैं कि इस समय डॉलराइजेशन का विचार भी लाया गया है, और डॉलराइजेशन के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि डॉलराइजेशन के अंतर्गत हर देश अब डॉलर्स को एक्सेप्ट करता है, जो हॉट मनी है यूरोस को एक्सेप्ट करता है, और इनके माध्यम से भी अब मनी लॉन्ड्रिंग करना ग्लोबलाइजेशन के दौर में कहीं ना कहीं आसान हो गया है। तो ये सब दिखा रहा है कि इस दौर में मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ गई है। और इस मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ने के कारण एक तरफ तो देश की अर्थव्यवस्था में पैरेलल इकोनॉमी बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ करेंसी कहीं ना कहीं कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो रहा है, ग्रोथ रेट प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ यदि यही मनी टेरर फंडिंग के लिए यूज की जाती है, यही मनी स्लीपर सेल्स के डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है, इसी मनी का प्रयोग प्रोपोगेंडा यानी दुष्प्रचार में किया जा रहा है, इसी मनी के माध्यम से स्पीड मनी भर्ती की जा रही है, कैडर को बढ़ाया जा रहा है आतंक के, तो ये देश की सुरक्षा के लिए भी हानिकारक बन सकती है। तो इसलिए इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए ग्लोबल लेवल पर कुछ एफर्ट्स किए गए हैं, नेशनल लेवल पर। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एफर्ट्स हैं, पहले हम ग्लोबल एफर्ट्स की बात करें तो उसके 3 स्तर होंगे। एक सम्मेलन, समझौते और कानून, और दूसरा संस्थाएं। इन दोनों के स्तर पर हम ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्लोबल लेवल पर सबसे पहले वियना कन्वेंशन है 1988 का, स्ट्रासबर्ग अभी समय है, स्ट्रासबर्ग समझौता है, ये 1990 का समझौता है। इन दोनों समझौतों के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग, विशेषकर ड्रग बेस्ड, आर्म बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की बात की गई थी। वियना अभी समय ओवरऑल सभी देशों से जुड़ा हुआ था, जबकि स्ट्रासबर्ग अभी समय जो है वो काउंसिल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज या काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा काम करता है। इसके अलावा ग्लोबल प्रोग्राम टू कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम भी लाया गया है, जिसके अंतर्गत वैश्विक कानून बनाने, आर्थिक सूचनाओं का आदान प्रदान करने, तकनीक के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग रोकने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने इत्यादि की बात की गई है। तो ग्लोबल प्रोग्राम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग 1997 का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम इसके संदर्भ में काम कर सकता है। इसके अलावा हमने कानूनों के स्तर पर, यदि हम वैश्विक स्तर पर देखें तो ये देखा है कि या कानूनों के स्तर पर यूनाइटेड नेशन ने अलग अलग समझौते किए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने 3 स्तर पर समझौते किए हैं। एक को कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन यानी संयुक्त राष्ट्र समझौता अगेंस्ट टेरर फंडिंग, आतंक के वित्तीयन के खिलाफ। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध के खिलाफ, ये आतंक के वित्तीयन के खिलाफ, ये संगठित अपराध। एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये 3 समझौते 1999, 2000 और 2003 में किए गए हैं। और ये तीनों समझौते या जो कानून पर जो हस्ताक्षर किए गए हैं, ये भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वैश्विक स्तर पर यदि संस्थाओं की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में बनी थी, पेरिस बेस्ड संस्था है, और 2001 से ये मनी लॉन्ड्रिंग में टेरर फंडिंग पर फोकस करके काम कर रही है। ग्रे लिस्ट, बैक लिस्ट में दुनिया के देशों को डालती है जो आतंक का वित्तीयन करते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था के तौर पर काम कर रही है। इसके अलावा एक एगमोंट समूह काम कर रहा है। दुनिया भर में वित्तीय आसूचना इकाइयां, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स बनाई गई हैं जो वित्तीय गुप्तचरी का काम करती हैं। इन संस्थाओं को एक साथ लाने का काम एगमेंट समूह ने किया है। इसके अलावा एक नेटवर्क बना है जिसे इमोलिन नेटवर्क कहते हैं, और इमोलिन नेटवर्क जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए एक प्रभावी नेटवर्क के तौर पर है, ठीक,
जहां पर सूचना संचार तकनीक के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक नेटवर्क बना है जिसे अमोलिन नेटवर्क कहते हैं। इसके अलावा बेसल मानक जो स्विट्जरलैंड के बैंकिंग केवाईसी वगैरह से जुड़े हैं, इन बेसल मानकों को हमने बेसल 2, बेसल 3, बेसल 4 तक के नियमन को लाया है। और ये बेसल मानक किसी ना किसी रूप में आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोक रहे हैं। तो इन सारे उपायों के या तो आप नाम लिख सकते हैं या इनमें से 2-4 उपायों को यदि आप 10-10 शब्दों में समझा दें तो ये ग्लोबल एफर्ट्स के अंतर्गत आएगा। यदि हम भारतीय प्रयासों की बात करें तो भारतीय प्रयासों में भी आप फिर ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं, इंडिया उनका हिस्सा है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशंस को साइन किया है। वियना समझौता जो है इंडिया उसका हिस्सा है। जो ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है इंडिया उसके साथ है। तो आप सिर्फ एक लाइन में बताइए कि वैश्विक प्रयासों का हिस्सा होने के साथ साथ भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए एक विशेष कानून बनाया है जिसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारक अधिनियम 2002 कहते हैं। इस अधिनियम को 2009 में कठोर बनाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा, उसके अंतर्गत दिए जाने वाले आर्थिक दंड को बढ़ाया गया है, सजा को बढ़ाया गया है। तो ये एक विशिष्ट कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम करता है। इसके अलावा भारत में कई और कानून भी बनाए गए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे FCRA कानून आजकल बहुत चर्चा में है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विदेशी अनुदान नियमन कानून। ये 1976 में लाया गया था, 2010 में इसको अपडेट किया गया, लेकिन अभी 2020 में इसको विशेष तौर पर बदला गया है जिसके तहत सिविल सोसाइटी वगैरह को जो विदेशी अनुदान दिया जाता है, जो टेरर फंडिंग में यूज होता है, उसको रोकने का प्रयास किया गया है। हमने बेनामी संपत्ति निषेध कानून लाया है 2016 में, और बेनामी संपत्ति निषेध कानून जो है वो भी एक प्रभावी कानून हो सकता है ब्लैक मनी रोकने के लिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में मदद मिलेगी। हमने भगोड़ा आर्थिक अपराधी नियंत्रक कानून भी लाया है 1988 का है, 2016 में नए सिरे से बेनामी को लाया गया था। और भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 का है जहां 100 करोड़ प्लस के इकोनॉमिक फ्रॉड वाले ऑफेंडर्स को रोकने की बात की गई है। यदि आप इन 3-4 में से 1-2 कानून भी बताते हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए प्रभावी हैं। संस्थाओं के स्तर पर भारत FATF के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये यूनिवर्सल है। लेकिन इसके अलावा एक सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो काम कर रहा है 1985 से। भारत में वित्तीय आसूचना इकाइयां, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स 2004 से काम कर रही हैं, इन्होंने रोकने का काम किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय हमारे यहाँ काम कर रहा है, जो कि फेमा कानून हो, कंपनी एक्ट हो, PMLA कानून हो, इसके अंतर्गत जो अपराधी होते हैं उनके खिलाफ जांच और अभियोजन तय करने से जुड़ा हुआ है। NIA ने, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, इसके अधिकारों की वृद्धि, इसके अंतर्गत एक टेरर फंडिंग सेल 2010 में बनाया गया है, ये भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारे यहाँ UAPA कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके अंतर्गत भी टेरर फंडिंग को रोकने के लिए विशेष प्रावधान अलग धाराओं में जोड़े गए हैं। तो आप इतने सारे यदि कानून और संस्थाओं के संदर्भ में बात करेंगे तो ये भारतीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की बात है। इसके बाद भी यदि कमी पड़ जाए तो आप ये बताइए कि भारत में काला धन रोकने के लिए जितने भी प्रभावी प्रयास, सार्थक प्रयास किए गए हैं, चाहे कि वो 2014 में SIT का निर्माण हो, 2016 में विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन का निर्णय हो, या 2018 में आयकर मुखबिर योजना जैसी बातें हो, या विसिल ब्लोअर जैसे कानून हो, तो काला धन रोकने के लिए पैन की अनिवार्यता हो, कैश लेन देन पर रोक हो, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने का प्रयास हो, ये सब भी मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में सहायक होंगे। निष्कर्ष के हिस्से में आप यही बताएंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का आधार नकदी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं का डिजिटलीकरण होता जाएगा वो कैशलेस होती जाएंगी, मनी लॉन्ड्रिंग के अवसर निरंतर कम होते जाएंगे। दूसरा, वैश्विक स्तर पर इस बात पर सहमति बनी है कि यदि तकनीक मनी लॉन्ड्रिंग को मदद करती हैं तो हम तकनीक और वैश्विक सहयोग के माध्यम से ही मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक निष्कर्ष देकर इस प्रश्न को डील कर सकते हैं। तो यही आपका मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी का दूसरा प्रश्न होगा।
भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए और इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों पर बात कीजिए। कीपिंग इन व्यू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी, एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स। तो यहां पर आपको क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक्स यानी सीमा पार से होने वाले साइबर हमले, ये एक हिस्सा है। दूसरा, इनका दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है, ये है। और तीसरा, रक्षात्मक उपाय क्या है, इस हिस्से पर बात करनी है। तो इस आंसर के फॉर्मेट में भी आप ये बताएंगे कि किस प्रकार अब देश की आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने के लिए भौतिक के साथ साथ तकनीकी कारक भी प्रभावी होकर उभर रहे हैं। और आज जब पिछले क्वेश्चन से यदि हम कंटिन्यू करें, वैश्वीकरण और सूचना संचार तकनीक के दौर में विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को जब चुनौती दी जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि सूचना संचार तकनीक वरदान की बजाय अभिशाप की तरह काम करती है। अब यदि तकनीक अपने आप में मूल्य तटस्थ है तो आप उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग, ये मानव के नियंत्रण में है। और इसी संदर्भ में ये देखना पड़ेगा कि भारत सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रोन माना गया है। सबसे ज्यादा, या ये कहा जा सकता है कि भारत में सीमा पार साइबर हमलों की संभावनाओं को ज्यादा बताया गया है। कुछ आंकड़े आप बता सकते हैं कि हम साइबर क्राइम के मामले में शीर्ष 5 देशों में हैं, स्पैमिंग के मामले में शीर्ष 10 देशों में हैं। ये भी देखा गया है कि भारत में 30% साइबर अलर्ट जो हैं वो अननोटिस्ड जाते हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये भी देखा गया है कि जब सीमा पार से साइबर हमले होते हैं तो निजी कंपनियां, सरकारी एजेंसियां उसे छुपाती हैं ताकि उनकी छवि और उनके शेयर्स पर असर ना पड़े। हमारे पास साइबर हमलों से लड़ने की जो सुरक्षा प्रणाली है वो भी बहुत मजबूत नहीं है। हमारे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके अनुसार ये माना गया है कि लगभग 200% से सीमा पार साइबर अपराधों की संख्या बढ़ रही है। और आईटी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में चाइना, रशिया, यूएसए, पाकिस्तान से सर्वाधिक क्रॉस बॉर्डर साइबर हमले हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो इसमें सीमा पार में आप 4 देशों का उल्लेख करिए। चाइना से लगभग 30%, रशिया से 11%, यूएसए से 17% और पाकिस्तान से लगभग 9% साइबर हमले हो रहे हैं। तो आप ये हमले बताइए। जो संस्थाएं जिन पर साइबर हमले हो रहे हैं उसमें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC है, ONGC है, ठीक है, IRCTC है, बैंक्स हैं, ये सारी जगह हैं। ये हमारे यहाँ साइबर हमलों के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो आप एक आंकड़ों के साथ, डेटा के साथ दूसरे हिस्से में ये बताइए कि भारत में क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक, ठीक है, किन देशों से हो रहे हैं, किन संस्थाओं पर हो रहे हैं और किन रूपों में हो रहे हैं। तो ये आंकड़े सारे देने के बाद आप ये बता सकते हैं कि भारत में साइबर हमलों को कई रूपों में देखा गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पहला, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला, सामरिक अधोसंरचना पर हमला। और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला का मतलब है वो व्यवस्थाएं जो देश के प्रशासन नियमन से जुड़ी हुई हैं, उन संस्थाओं पर यदि हमला कर दिया जाए तो देश की व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो सकती है। इसलिए ये हमला बहुत खतरनाक है। इसके अलावा आप साइबर अटैक के अलावा साइबर वॉर की स्थिति भारत की चाइना और पाकिस्तान के साथ नजर आती है, जहां हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कहेंगे ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट्स, इन पर हो रहे ई बॉम्ब हमलों के अलावा हम ये देखते हैं कि विभिन्न जो सरकारी एजेंसियां हैं वहां से सूचनाओं को चुराने के लिए, सूचनाओं को मिटाने के लिए कई हमले किए जाते हैं। तीसरे लेवल पर आप साइबर आतंक, साइबर टेरर का उल्लेख कर सकते हैं। और आप ये बताइए कि सीमा पार से जो साइबर हमले हैं वो आतंकवाद की विचारधारा को फैलाने के लिए, आतंकवाद के लिए धन जुटाने के लिए, आतंकवाद के लिए लोगों की भर्ती करने के लिए, आतंकवाद की योजना बनाने और उसे
लागू करने के लिए, आतंकवाद के प्रशिक्षण के लिए, यानी कुल मिलाकर साइबर आतंकवाद को बढ़ाने के लिए काम में आ रहे हैं। आतंकवाद के बाद आप अगली चीज बताइए, साइबर स्पाई। ये आरोप लगे हैं कि भारत की गोपनीय सूचनाओं को चुराने के लिए भी समय समय पर साइबर हमले किए जाते हैं। साइबर हैक्टिविज्म, जिसके अंतर्गत हमारी सामरिक संस्थाओं में घुसकर नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। और इन सब हमलों के अलावा विभिन्न प्रकार के जो साइबर क्राइम है, जिसमें हैकिंग है, क्रैकिंग है, फिशिंग है, वेलिंग है, स्पैमिंग है, स्टॉकिंग है, स्पूफिंग है, आपको जो भी शब्द याद रहे, इन साइबर अपराधों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि सीमा पार से साइबर हमले हमारे ऊपर लगातार बढ़ रहे हैं। अब आपको यह बताना है कि इन साइबर हमलों के कारण देश की आर्थिक सुरक्षा, देश की सामरिक सुरक्षा और कहीं ना कहीं हम ये कहें कि देश की सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है। क्योंकि जब साइबर हमलों के माध्यम से देश पर सांस्कृतिक आक्रमण होता है या अश्लीलता का प्रसार होता है या उनके माध्यम से हमारे देश की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है, समाज में अपराध को बढ़ाया जाता है, सांप्रदायिकता बढ़ाई जाती है या फिर क्षेत्रवाद, जातिवाद को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना भी खतरे में पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें यदि आप बता देंगे 100 शब्दों के करीब में, इनको एलैबोरेट करने के बाद इन दोनों को, फिर आपको ये बताना है कि इन हमलों से निपटने के लिए हमारे पास कौन सी व्यवस्था है या कौन सी व्यवस्था काम कर रही है, जिसे साइबर सुरक्षा की व्यवस्था कहा जा सकता है। तो हमारे पास जो रक्षात्मक व्यवस्था है या रक्षात्मक उपाय हैं, इन उपायों को हम, पहला तकनीकी उपाय, दूसरा विधिक उपाय, तीसरा संस्थागत उपाय और चौथा कूटनीतिक उपाय, इन 4 हिस्सों में बांटकर दर्शा सकते हैं। और यदि चारों में आप 10-10 शब्द, 15-15 शब्द बता देंगे तो ये बन जाएगा। तकनीकी उपायों के अंतर्गत हमने पासवर्ड प्रोटेक्शन, बायोमेट्रिक प्रोटेक्शन, फायरवॉल प्रोटेक्शन, एंटीवायरस प्रोटेक्शन, ठीक, ई हैकर्स की व्यवस्था या हाल ही में साइबर डोम जैसी व्यवस्था, इनको लेकर आए हैं। विधिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे पास आईटी एक्ट 2000 में समय समय पर संशोधन होते रहे हैं, जिसके अंतर्गत साइबर हमलों के संदर्भ में हम कार्यवाही करने की स्थिति में नजर आते हैं। इसके अलावा हमने जो भारत में क्या कहेंगे, जो संस्थाएं सोशल मीडिया से जुड़े इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इनके संदर्भ में भी कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। जैसे हाल ही में एक सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा आईटी एक्ट में नई नई धाराएं, जैसे 67 के अंतर्गत पोर्नोग्राफिक स्प्रेड रोकने की बात, या 66 CDE के अंतर्गत पासवर्ड प्रोटेक्शन, पहचान को पहचान संबंधी अपराध, निजता संबंधी अपराधों को रोकने का प्रयास, ये सब हमने किया है। तो ये विधिक उपायों के अंतर्गत आ सकता है। ठीक, संस्थागत उपायों के अंतर्गत हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं 3-4 संस्थाओं का नाम बता रहा हूं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम 2004 से कार्यरत, ये भारत की साइबर आर्मी है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये भारत की साइबर आर्मी की तरह काम करती है और साइबर हमलों से निपटने के लिए त्वरित संस्था है। इसके अलावा नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, राष्ट्रीय क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर संरक्षण केंद्र, इनके अंग्रेजी नाम ही अच्छे हैं। तो नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन सेक्टर, इसका मतलब जो देश के लिए आधारभूत संरचना है साइबर उसकी, और आधारभूत सूचनाएं जो हैं जिन पर देश टिका है, उनकी रक्षा के लिए एक अलग से संस्था हमारे पास काम कर रही है। हमारे पास बोटनेट क्लीनिंग सेंटर है, जो हमको मालवेयर हमलों से बचाता है या वायरस, वर्म के जो हमले होते हैं उनसे रोकने में हमारी सहायता करता है। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र अलग अलग जगहों पर बनाए गए हैं। हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट के साथ साइबर स्वच्छता केंद्र या साइबर सिक्योरिटी सेल्स की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। NTRO नाम की एक संस्था भी काम कर रही है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे
सुरक्षा सलाहकार और पीएमओ के साथ मिलकर काम कर रही है, एनटीआरओ, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आप एनटीआरओ का नाम भी यहां पर लिख सकते हैं। और भी 8-10 संस्थाएं, पर मेरे ख्याल से 2-4 संस्थाओं के बारे में बताइए। कूटनीतिक प्रयासों के अंतर्गत हम वैश्विक स्तर पर जो साइबर सुरक्षा की मुहिम है उसका हिस्सा बने हैं, और इस संदर्भ में हमने जो बुडापेस्ट कन्वेंशन था और उसके बाद पेरिस कॉल था, यद्यपि हम उसमें शामिल नहीं हुए हैं, पर उसकी भावना को हमने स्वीकार करने का प्रयास किया है। तो आपको ये याद रखना है कि बुडापेस्ट समझौता 2004 का है, पेरिस कॉल अभी 2019 के करीब साइन हुआ था, और इसमें वैश्विक सहयोग साइबर सुरक्षा के लिए तय करने की बात थी। इसके अलावा एक ग्लोबल टेक अकॉर्ड साइन हुआ है। तो दुनिया की टॉप 50 आईटी कंपनियों ने अभी डेटा लीक वगैरह मामलों को रोकने के लिए 2019 के करीब ग्लोबल टेक अकॉर्ड, वैश्विक तकनीकी समझौता साइन किया है। फेसबुक है, ओरेकल है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, माइक्रोसॉफ्ट हैं, ये इसका हिस्सा हैं। तो हम ग्लोबल टेक अकॉर्ड के साथ एसोसिएट होकर काम करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन कूटनीतिक या नीतिगत स्तर पर प्रयासों की बात करें तो वैश्विक प्रयासों में अभी एक रूपता नहीं है, क्योंकि अभी वैश्विक प्रयासों में दुनिया के देश एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन हमने नीतिगत प्रयासों के अंतर्गत 2013 में ही साइबर सुरक्षा नीति ले आई थी। तो 2013 की साइबर सुरक्षा नीति, जिसके 5 आयाम थे: विश्वसनीयता, प्रशिक्षण और कौशल, विश्वसनीयता, प्रशिक्षण और कौशल, अधोसंरचना का विकास, जागरूकता और चेतावनी प्रणाली। तो यदि इतनी डिटेल में नहीं भी हो तो आप बताइए कि साइबर सुरक्षा नीति 2013 इस संदर्भ में लाई गई है। इसके अलावा साइबर सुरक्षा से जुड़े विशिष्ट मामले, जैसे हेट स्पीच रोकने के लिए विश्वनाथन कमेटी की सिफारिशों पर काम किया जा रहा है, ठीक। और इसके अलावा हमने एक डेटा प्रोटेक्शन बिल श्री कृष्णा समिति की सिफारिश पर लाया है, जिसमें डेटा को सुरक्षित करने, निजता को सुरक्षित करने की बात है। एक राजीव गाबा कमेटी को लाया गया है जो मॉब लिंचिंग रोकने से जुड़े, जिसने सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संदर्भ में गाइडलाइंस दी हैं। तो आप ऐसे 3-4 हिस्सों में, यदि बहुत ट्रेडिशनल प्रश्न है, रक्षात्मक उपायों का उल्लेख करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि इस तरीके से हम सीमा पार से हो रहे साइबर हमलों को रोकने में सहायक हो सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ही साइबर अटैक क्या होते हैं और भारत की उसमें स्थिति क्या है इसका उल्लेख कर दें, और ये बताने के बाद फिर आप ये बताएं कि भारत में किन रूपों में साइबर हमले हो रहे हैं, जिसमें साइबर वॉर, साइबर अटैक, साइबर स्पाई, साइबर टेरर, इन सब का आप उल्लेख करें। फिर उसके बाद ये बताएं कि उससे देश की सुरक्षा पर, अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव पड़ रहा है, और फिर आखिरी हिस्से में आप रक्षात्मक उपायों की तरफ जाएंगे, और रक्षात्मक उपायों को 4 हिस्सों में बांटकर आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका दूसरा प्रश्न जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा था उसको आप हल कर सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं आंतरिक सुरक्षा के, जो इस वर्ष आया है। आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा भी कीजिए। तो मतलब 2 हिस्से हैं, एक राज्य और गैर राज्य कारक कौन सी बहुआयामी सुरक्षा चुनौतियों को जन्म देते हैं और इनको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। सरल प्रश्न है। इसके फिर 4 से 5 हिस्से होंगे क्योंकि 250 शब्दों का है। शुरुआत में आप ये बताइए कि स्टेट और नॉन स्टेट फैक्टर्स क्या होते हैं और वो कब देश की सुरक्षा की चुनौतियों को पैदा करते हैं। फिर दूसरे हिस्से में आइए और बताइए कि स्टेट फैक्टर्स कैसे चुनौतियों को पैदा कर रहे हैं, नॉन स्टेट फैक्टर्स कैसे चुनौतियों को पैदा कर रहे हैं। फिर आप बताइए कि हम क्यों स्टेट से नॉन स्टेट फैक्टर्स की तरफ एक शिफ्ट देख रहे हैं कि अब राज्य कारक की बजाय गैर राज्य कारकों के माध्यम से राज्य कारक अपनी गतिविधियों को कर रहे हैं। और फिर आप उपायों के संदर्भ में चर्चा करेंगे और इन उपायों में आप ये बताएंगे कि आप कैसे इन सुरक्षा चुनौतियों से लड़ सकते हैं। तो आपके पास रक्षात्मक उपाय हो सकते हैं, आपके पास विकासात्मक उपाय हो सकते हैं और आपके पास
कूटनीतिक उपाय हो सकते हैं। इन 3 तरीकों से आप चुनौतियों से लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप ये बताएंगे कि वर्तमान परिदृश्य में राज्य कारक से तात्पर्य संप्रभु राष्ट्र राज्य से है, जिसे एक देश के रूप में पहचाना जाता है, और गैर राज्य कारकों के अंतर्गत हम सिविल सोसाइटी की संस्थाओं के अलावा आतंकी संगठनों, दबाव समूहों इत्यादि सभी को शामिल करते हैं। देश की सुरक्षा को चुनौती देने में राज्य कारक प्रत्यक्ष रूप से और गैर राज्य कारक जो हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से सुरक्षा को चुनौतियां प्रदान करते हैं। भारत में राज्य कारकों से प्रदत्त सुरक्षा चुनौतियों में हम 4 देशों की चुनौतियों को देख सकते हैं। पहला पाकिस्तान प्रदत्त, दूसरा चाइना प्रदत्त, तीसरा बांग्लादेश से जुड़ी हुई और चौथा म्यांमार या बर्मा से जुड़ी हुई। इसके अलावा नेपाल और भूटान भी सीमित रूप में और सी बाउंड्री से जुड़कर श्रीलंका, मालदीव या इंडियन ओशन के जो देश हैं वो भी सुरक्षा चुनौतियों को पैदा करते हैं। तो आपको ये बताना है कि पाकिस्तान के अंतर्गत आईएसआई की भूमिका प्रभावी रही है, और ये आईएसआई जो है वो सीमा पार आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में दुष्प्रचार या प्रोपोगेंडा करने के अंतर्गत, मानव अधिकारों के मामलों को उठाने के अंतर्गत, आतंक के वित्तीयन के अंतर्गत काम करता है। और ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर के साथ साथ अब देश के आंतरिक हिस्सों में भी नक्सलवाद की बात हो या नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की बात हो, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। चाइना की जहां तक बात है तो चाइना भारत को सुरक्षा चुनौतियों के अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट में माओवादी या अलगाववादी चुनौतियों से जोड़ रहा है। इसके अलावा चाइना की भारत को घेरने की जो नीति है, जिसके अंतर्गत वो भारत को स्थलीय क्षेत्रों में नेपाल, भूटान के रास्ते और समुद्र के रास्ते, फिर कोको आइलैंड, श्रीलंका में हब्बनबोटा से लेकर पाकिस्तान में ग्वादर तक घेरने की कोशिश कर रहा है। और इन क्षेत्रों से वो ड्रग ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन तरीकों से सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। बांग्लादेश से मिलने वाली सुरक्षा चुनौतियों में हमारे पास परंपरागत रूप से गौ तस्करी की चुनौती और अवैध शरणार्थियों की चुनौती है। रोहिंग्याज का प्रवाह अब वहां से बांग्लादेश के रास्ते निरंतर बढ़ रहा है और कई बार इस्लामिक कट्टरपंथ भी यहां पर नजर आता है। म्यांमार परंपरागत रूप से हम ये कहेंगे कि यहां से म्यांमार के रास्ते ड्रग ट्रैफिकिंग रूट दिखता है, क्योंकि म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। इसके अलावा हाल ही में वहां सैन्य शासन आने के बाद चिन पहाड़ियों के रास्ते वहां से अवैध अप्रवासियों का प्रवेश, रोहिंग्या शरणार्थियों का प्रवेश भारत में आया है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ देश के आंतरिक भागों में भी उग्रवाद बढ़ रहा है। नेपाल, भूटान के साथ हमारी खुली सीमा का दुरुपयोग करते हुए चीन द्वारा डंपिंग की समस्या को जन्म दिया गया है, स्मगलिंग को जन्म दिया गया, और नेपाल में आईएसआई का नेटवर्क कितना घातक हो सकता है, ये विमान अपहरण से लेकर तो भारत के उग्रवादियों को शरण देने तक कई रूपों में नजर आता है। हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों में कराची बंबई टेरर रूट से भारत में संसद पर हमला, 1992 के बम विस्फोट और ताज होटल पर हमला जैसी घटनाओं को देखा गया। इसके अलावा समुद्री डकैती की समस्या भी, मरीन पायरेसी जिसको हम कहते हैं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इनके माध्यम से नजर आ रही है। तो ये राज्य कारक लंबे समय तक प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देते थे, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में आर्थिक हितों के जुड़ने के कारण या फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत युद्धों से बचने के कारण या फिर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नरसंहार के हथियारों के होने के कारण, प्रत्यक्ष युद्ध से बचने के कारण अब ये राज्य कारक सीधे युद्ध करने की बजाय छद्म युद्ध में संलग्न हो गए हैं। और ये छद्म युद्ध के अंतर्गत ये आतंकी संगठनों का सहारा ले रहे हैं, आतंकी संगठनों को प्रश्रय दे रहे हैं। तो पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के आतंकी संगठन हो, चीन द्वारा नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठन हो, इनको समर्थन देकर ये पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। इसके अलावा गैर राज्य कारकों को फॉरेन फंडिंग के माध्यम से हथियार उपलब्ध करवाकर
ये काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओज की मदद से देश की सरकार और सेना के खिलाफ दुष्प्रचार किया है। आफ्स्पा का विरोध बड़े पैमाने पर किया जाता है मानव अधिकारों का नाम उठाकर, और यहां भी गैर राज्य कारकों की ही भूमिका होती है। इसके अलावा गैर राज्य कारक देश के अंदर अलगाववादी आंदोलनों को प्रश्रय देने के लिए आगे आते हैं। अभी किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान आंदोलन को बढ़ावा देने की बात इसी के संदर्भ में कही जा सकती है, यहां आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो गैर राज्य कारक हैं उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि वो भारत में जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनको प्रवेश, प्रश्रय, पहुंच, पैसा, प्रशिक्षण इत्यादि प्रदान करें। वो भारत में ब्रेन वॉश की फैक्ट्री, स्लीपर सेल्स को तैयार करके भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएं, और इस तरीके से नॉन स्टेट फैक्टर्स भी अब काम करते दिख रहे हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देने की बात यह है कि यदि इनके रक्षा उपायों की बात करना है, यदि इनसे नियंत्रण करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की इस समय जितनी भी चुनौतियां हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, अलगाववाद हो, क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, नक्सलवाद हो, तस्करी हो, विभिन्न प्रकार की आर्थिक अपराध हो, साइबर अपराध हो, हर प्रकार के अपराध को राज्य और गैर राज्य कारक देश की सुरक्षा को चुनौती प्रदान करने के लिए हमारे सामने ला रहे हैं। हमको यह सुनिश्चित करना होगा कि इन कारकों को यदि इस देश में रोकना है तो हमको 3D से चलना होगा, डेवलपमेंट, डिफेंस, डिप्लोमेसी, रक्षा, विकास और कूटनीति। रक्षात्मक उपायों के अंतर्गत हमको तैनाती बढ़ानी होगी, हमको इनके खिलाफ ऑपरेशंस चलाने होंगे, जैसे अभी कश्मीर में ऑपरेशन चल रहा है मिलिटेंट्स के खिलाफ, या हमने नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशंस चलाया है। जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे उपायों की तरफ भी जाना होगा, मॉडर्नाइजेशन करना होगा सेना का, वेपनाइजेशन करना होगा मिलिट्री फोर्सेस का, ठीक। और इनके अलावा यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अब सुरक्षा आधारित व्यय निरंतर बढ़ाया जाए, उनके मनोबल को बनाकर रखा जाए, उन्हें आफ्स्पा जैसे कानूनों से ताकत दी जाए। लेकिन विकासात्मक उपायों के अंतर्गत हमको यह सुनिश्चित करना होगा, डेवलपमेंटल एफर्ट्स के अंतर्गत, कि हम इन क्षेत्रों में जहां पर राज्य और गैर राज्य कारकों को मौका मिलता है सुरक्षा चुनौतियों को पैदा करने का, चाहे वो सीमावर्ती राज्य हो, चाहे वो अलगाववाद से प्रभावित राज्य हो, वहां तीव्र विकास करें, वहां शासन में सहभागिता देने की कोशिश करें, जैसे अभी बोडो समझौता, नागा समझौता के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। हम वहां जो मजबूरी में अलगाववादी ताकतों से जुड़ रहे हैं उन लोगों के लिए प्रभावी आत्मसमर्पण की नीति लाएं। हम वहां सिविक एक्शन प्लान के माध्यम से, और सिविक एक्शन प्लान का मतलब है कि वहां पर आपदा प्रबंधन करें, वहां के लोगों का दिल जीतने का प्रयास करें, उन्हें रोजगार दें। तो इन सब के माध्यम से हम वहां लोकल इंटेलिजेंस का विकास करें। तो ये सारी चीजें विकासात्मक के अंतर्गत आएंगी। जैसे हम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को ला रहे हैं, या हम सीमावर्ती क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास कर रहे हैं। अब कूटनीतिक स्तर पर हमको संबंधों को सुधारना होगा, और संबंधों को सुधारने के लिए चीन हो, पाकिस्तान हो, बातचीत, डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत का रास्ता ही हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इन देशों पर वैश्विक दबाव हो, ताकि ये देश की सुरक्षा को चुनौती देने से बचें। तो कूटनीतिक समझौते हो सकते हैं, कूटनीतिक दबाव हो सकता है, इसके अलावा हम संयुक्त निगरानी, संयुक्त गुप्तचरी, इन सब उपायों की तरफ भी जा सकते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास। इन सब उपायों से भी यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इन सुरक्षा चुनौतियों से बचने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा। जैसा मैंने कहा कि परंपरागत प्रश्न है, तो उसमें आपको जितना याद रहता है, समझ में आता है, उन सारी चीजों का उल्लेख आप कर सकते हैं। अब हम आखिरी प्रश्न पर चलते हैं, आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों और संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण कीजिए, और आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उपायों को सुझाव दीजिए। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, इट्स कॉजेज एंड लिंकेज एंड एब्नॉक्शियस नेक्सस
ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स। तो यहां पर हर शब्द जो है आतंकवाद से जुड़ा, जटिलता, तीव्रता, कारण, ठीक है, संबंध, अप्रिय गठजोड़ और उपाय, हम इन सब को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इनमें कनेक्टिविटी बनाना जरूरी है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन ये कह रहा है पहले हिस्से में कि टेररिज्म या जो आतंकवाद है वो आज ज्यादा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और ज्यादा तीव्र यानी इंटेंस होता जा रहा है। और ऐसा होने के पीछे कुछ परंपरागत कारण हैं और कुछ गठजोड़ हैं जो इसको बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए यदि हमको आतंकवाद को रोकना है तो इसकी एक प्रभावी समझ विकसित कर हमें वैश्विक सहयोग से काम करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। फिर दूसरे हिस्से में आप ये बताइए कि आतंकवाद की जटिलता इसके नए नए उभरते रूपों से नजर आ रही है। हाल ही में हमने जैविक आतंकवाद कोरोना वायरस के संदर्भ में सुना। इसके अलावा नाभिकीय आतंकवाद, आत्मघाती आतंकवाद, समुद्री आतंकवाद, ये सब आतंकवाद के नए नए चेहरों के रूप में हैं। और ये परंपरागत चेहरे जो हैं, जैसे धार्मिक आतंकवाद, वैचारिक आतंकवाद, वामपंथी आतंकवाद, दक्षिणपंथी आतंकवाद, नार्को आतंकवाद, तो आप लगभग 8 से 10 रूप आतंकवाद के बताएंगे यदि, तो आप यहां पर यह बता सकते हैं कि इतने सारे रूपों में फैला हुआ आतंकवाद निश्चित तौर पर आज एक जटिलता को दर्शाता है। तो मैंने जैविक आतंकवाद की बात की, मैंने समुद्री आतंकवाद की बात की, मैंने नाभिकीय आतंकवाद की बात की, मैंने आत्मघाती आतंकवाद की बात की, मैंने वामपंथी आतंकवाद की बात की, मैंने दक्षिणपंथी आतंकवाद की बात की। इसके अलावा धार्मिक आतंकवाद, भाषाई आतंकवाद, जातिगत आतंकवाद, आर्थिक आतंकवाद, ये सब दिखाता है कि आतंकवाद आज बहुआयामी रूपों में नजर आ रहा है। और जब आतंकवाद बहुआयामी रूपों में नजर आता है तो दो बातें होती हैं। एक तो ये जटिल होता जाता है और दूसरा ये तीव्रता से विस्तारित होता जाता है। अब अगले हिस्से में बताइए कि आतंकवाद को तीव्रता प्रदान करने में, उसे नेशनल से ट्रांसनेशनल और ट्रांसनेशनल से ग्लोबल बनाने में, राष्ट्रीय से परराष्ट्रीय, परराष्ट्रीय से वैश्विक बनाने में कुछ कारकों की भूमिका रही है, जिसमें सबसे पहला है आईसीटी, सूचना संचार तकनीक का दुरुपयोग, जहां साइबर आतंक के तौर पर हम आतंकवाद को तेजी से फैलते देख रहे हैं। इसके अलावा आतंकवाद को तीव्रता जिस चीज ने प्रदान की है वो है वंचना, डिप्रीवेशन। दुनिया भर में दो तरीके की वंचना, एक आर्थिक और दूसरी सांस्कृतिक। मेरे संसाधन खतरे में है, मेरा धर्म, जाति, भाषा खतरे में है। ये सांस्कृतिक वंचना और आर्थिक वंचना जो है, ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को तेजी से फैलाने में मदद कर रही है। इसके अलावा महाशक्तियों का संघर्ष, अमेरिका की 1990 के बाद की एकाधिकारी नीतियां, ठीक, इस्लामिक आतंक का बढ़ता प्रभाव, ये वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आतंकवाद को तीव्रता प्रदान कर रही हैं। लेकिन कहीं भी आतंकवाद यदि फैलाना है तो मूल रूप से हमें तीन चीजें चाहिए। एक कहिए विचारधारा, दूसरा जनाधार और संगठन, और तीसरा धन। आज जब आतंकवाद को विभिन्न स्रोतों से धन मिल रहा है, वो राज्य पोषित आतंकवाद है, वो मादक द्रव्यों से पोषित आतंकवाद है, वो मानव तस्करी से पोषित आतंकवाद है,
तो आज जब आतंकवाद को विभिन्न स्रोतों से धन मिल रहा है तो भी उसकी तीव्रता बढ़ेगी या उसकी तीव्रता दिखाई देगी, और यही कारण है कि आतंकवाद आज वैश्विक समस्या के तौर पर दिखाई दे रहा है। अब यदि हम यहां से आतंकवाद के कारणों के संदर्भ में बात करें तो आप बोलिए कि किसी भी जगह पर आतंकवाद को फैलाने में राजनीतिक विफलता, प्रशासनिक शून्यता, आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक असुरक्षा, राजनीतिक विफलता, प्रशासनिक शून्यता, आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक असुरक्षा, विधिक विफलता जैसे कारण विद्यमान होते हैं। लेकिन इन सारे कारणों से बड़ा कारण है वैश्विक एकजुटता का अभाव, दुनिया के देशों द्वारा आतंक को गुड टेरर और बैड टेरर में देखने की आदत, आतंकवाद को अपने राजनीतिक चश्मे से देखने की आदत, जिसके कारण दुनिया भर के देश अपने देश में हो रहे आतंकवाद को गलत और दूसरे के देश में हो रहे आतंकवाद को सही ठहराते हैं। चाहे वो कश्मीर और बलूचिस्तान की बात हो, चाहे वो चेचन्या और फिलिस्तीन की बात हो, महाशक्तियों का नजरिया, बड़े देशों का नजरिया इसी प्रकार का है। और यहां पर यही देखा जा रहा है कि इस एकजुटता का अभाव आतंकवाद को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारक है। जहां तक गठजोड़ की बात है तो 1990 के बाद भारत में ऑर्गेनाइज क्राइम और टेरर का गठजोड़, ग्लोबलाइजेशन और टेरर का गठजोड़, सूचना संचार तकनीक और टेरर का गठजोड़, और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट और टेरर का गठजोड़, ये सब बड़े पैमाने पर दिखाई देता है। संगठित अपराधी ग्लोबलाइजेशन के दौर में बेरोजगार हो गए और फिर बंबई विस्फोट के बाद उनकी रॉबिनहुड छवि खत्म होकर वो आतंकवादियों के तौर पर देखे जाने लगे। ग्लोबलाइजेशन ने आतंकवादियों को आपस में जुड़ने और आतंकवादियों और माफियाओं को आपस में जुड़ने का मौका दे दिया, और ये गठजोड़ भी आतंकवाद के फैलने में सहायक रहा। सूचना संचार तकनीक के माध्यम से दुनिया भर के आतंकवादी और संगठित अपराधी आपस में जुड़ रहे हैं, और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जब एकजुट होकर संघर्ष करते हैं तो फिलिस्तीन, कश्मीर और दुनिया में दारुल इस्लाम की स्थापना जैसे विचारों के साथ एक गठजोड़ नजर आता है। कुल मिलाकर आज आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है, और यदि इस आतंकवाद से निपटना है तो फिर हमें इसकी उत्पत्ति की जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा। और आतंकवाद से निपटने के उपायों के अंतर्गत हमको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम मजबूत आतंकी और मजबूर आतंकी के बीच एक अंतर करें। जो विचारधारा से पढ़े लिखे संपन्न आतंकी हैं, इनके खिलाफ शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना चाहिए, और इनके खिलाफ सुरक्षात्मक नीति को अपनाते हुए कार्यवाही, गिरफ्तारी, दंड जैसी प्रक्रियाओं पर आगे बढ़ना चाहिए। जो मजबूर नक्सली हैं उन्हें विकासात्मक रणनीति, या मजबूर आतंकी हैं उन्हें विकासात्मक तरीके से जीतना चाहिए, और वहां तीव्र विकास, रोजगार के अवसर, उनके दिलों को जीतने का प्रयास, आपदा प्रबंधन, या फिर आप ये कहें उनके आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीति, इन सब के माध्यम से यदि हम काम करेंगे तो ये प्रभावी हो सकता है। यदि राष्ट्र प्रेरित आतंकवाद को आप रोकना चाहते हैं तो इसे रोकने के लिए आपको वैश्विक सहयोग की जरूरत होगी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म को लागू करना होगा। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, आतंकवाद हमेशा बुरा होता है, उसका एक ही चेहरा होता है, वो काला। और इसलिए आतंकवाद से लड़ने के लिए दुनिया के देशों को अपने राजनीतिक हितों को त्याग कर एकजुट होना होगा। जब एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी तभी यह लड़ाई सक्रिय और सफल हो सकती है। ऐसे आप निष्कर्ष दे सकते हैं आतंकवाद वाले प्रश्न में।
तो यहाँ पर जटिलता, तीव्रता, कारण, गठजोड़, इन सब को यदि आप 30-30 वर्ड्स में एलैबोरेट करें या 30 से 50 वर्ड में एलैबोरेट करें और उसके बाद उपायों को लगभग 50 से 100 शब्दों में यदि आप समझाने की कोशिश करें, सुरक्षात्मक तरीके, विकासात्मक तरीके और कूटनीतिक तरीके हमेशा यही होंगे। तो इन तरीकों से यदि आप आतंकवाद को रोकने की कोशिश करेंगे तो आतंकवाद के खतरे का उन्मूलन किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तरीका, जैसा मैंने कहा, वो वैश्विक सहयोग ही हो सकता है। दुनिया के देशों का आतंकवाद पर एकजुट नजरिया हो सकता है। इस भावना के साथ आपको इस क्वेश्चन को एंड करना होगा। तो कुल मिलाकर यही 8 प्रश्न गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए थे। एक 9वां प्रश्न गवर्नेंस से जुड़ा और था, जिसे हमने ह्यूमन राइट कमीशन से जोड़ा है, लेकिन उसको सोशल इश्यूज के साथ, पॉलिटी के साथ शायद आपको समझाया जाएगा। तो मैं इन्हीं 8 प्रश्नों के साथ आज ये जो सेशन है इसका अंत करता हूं। आशा है कि इसे देखकर, समझकर आपको गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा पर किस तरीके से तैयारी करनी है, या जिन लोगों ने इन प्रश्न पत्रों को हल किया है उन्होंने किस रूप में इन आंसरों को सही लिखा है, कम लिखा है, ज़्यादा लिखा है, ये जानकारी वो जान पाएंगे। तो आगे किसी नई क्लास के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।